हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे कांसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं कांसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम पढ़ेंगे अभी सॉइल मैकेनिक्स, लेकिन क्लास को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता देता हूं। वी आर लॉन्चिंग द सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन क्लासेस, पूरा बेसिक क्लासेस। इसमें सभी सब्जेक्ट को बिट टू बिट डिस्कस किया जाएगा। जो अभी सॉइल मैकेनिक्स का क्लास देखोगे, दिस इज पार्ट ऑफ दैट फाउंडेशन क्लास ओनली, है ना। सभी सब्जेक्ट को बहुत बेसिक लेवल से डिस्कस करेंगे, चाहे वो एई एग्जामिनेशंस के लिए हो, जेई एग्जामिनेशंस के लिए हो, गेट एग्जामिनेशंस के लिए हो, या फिर अगर कोई पीएसयू एग्जामिनेशंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके लिए, या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस, या आईआरएमएस बोल लो, सभी। बिकॉज हम यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट को एंटायरली फोकस करेंगे, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। सारा का सारा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ऑफ स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस हम सॉल्व करवा देंगे। आप अभी सॉइल मैकेनिक्स की क्लास देखिए एज ए डेमो, ये उसी का हिस्सा है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी नहीं चल रही है, सॉइल मैकेनिक्स नहीं चलेगी, फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं चलेगी, बाकी सब सब्जेक्ट तो रिकॉर्ड हो ही गए। रेलवे इंजीनियरिंग न्यू चलेगी, ट्रैफिक इंजीनियरिंग न्यू चलेगी। तो ये सभी क्लासेस आपको न्यू मिलेंगे इस तरह से, जिसमें हम एसएससी जेई प्रीवियस ईयर, ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल बोथ, इंजीनियरिंग सर्विस प्रीवियस ईयर, ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल बोथ, गेट का प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्व करते हुए चलेंगे निपटा के। और इतना सारा एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सब्जेक्ट को अच्छे से अंडरस्टूड करने के बाद जब आप सॉल्व कर लेते हैं, तो डेफिनेटली योर परफॉर्मेंस विल बूस्ट अप इन एनी एग्जामिनेशन। क्लियर है? तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाऊंगा, और ये ऑफर चल रही है। दिस ऑफर इज वैलिड अप टू 5th जनवरी। न्यू ईयर ऑफर है, क्योंकि आने वाला साल में हम कुछ पॉजिटिव लेके चलेंगे। वैकेंसीज तो आएंगे डेफिनेटली। यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एसएससी जेई तो कम से कम आना ही आना है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन तो होना ही होना है, गेट एग्जामिनेशन तो होना ही होना है। सो यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दैट। अभी और भी है, राजस्थान एई ये भी होगा डेफिनेटली, एमपीपीएससी एई ये भी होगा डेफिनेटली। तो ऐसे और भी डिफरेंट एग्जामिनेशन है, ओपीएससी एडबलई ये भी आने के चांसेस है ना। तो एग्जामिनेशंस तो होंगे। यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। आप जिस भी स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, जेकेएसएसबी के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस बाय यूजिंग दिस क्लासेस, क्योंकि हमें एक टाइम पढ़ना है। ये फाउंडेशन क्लासेस का जो बेनिफिट होगा वो यही होगा कि यू विल स्टडी फॉर ए सिंगल टाइम ओनली। आपका टाइम लाइफ में वेस्ट नहीं होगा कि आप बार 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 2 साल 3 साल 4 साल तक एक ही सब्जेक्ट को घिस रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर से कभी यहाँ। क्यों? कुछ कंटेंट इधर छूट गया, कुछ उधर छूट गया, ऐसा होता है। बट यहाँ आपका वो नहीं होगा। आप देखेंगे अभी सॉइल मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे, जो क्लास इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हमारी चल रही है। तो आप देखेंगे आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप उसमें फील करोगे, देखोगे। ओके, तो डाउनलोड दी कंसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, कंसेप्ट डिकोडर की एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए, ये कोर्स हमने वहां पे बना के रखा हुआ है, कंसेप्ट डिकोडर लॉन्चिंग सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन क्लासेस एट जस्ट ₹2023। वो कोर्स में ये बैनर आपको देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें देखिए, इसमें जो मेरा फोटो है, साइट वाला फोटो है। हम जो आपको पढ़ाएंगे उसमें जो साइट एक्सपीरियंस है, जो जो भी जिस सब्जेक्ट में जहां पे रिक्वायर्ड होगी, जैसे रेलवे इंजीनियरिंग में तो मैं काम ही किया हूं, मेरा पूरा एक्सपीरियंस उसी में है। प्लस वो सब्जेक्ट जब हम पढ़ाएंगे तो वो पूरा बहुत अच्छे तरीके से बेसिक डिटेल आपका लर्निंग होगा। हाईवे में बहुत सारा काम मैंने किया हुआ है, सॉइल का बहुत सारा काम टेस्टिंग वगैरह मैंने किया हुआ है। तो वो सभी एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता चलूंगा। आरसीसी में काफी काम किया हुआ है, मिक्स डिजाइन वगैरह, स्ट्रक्चरल डिजाइन वगैरह। स्ट्रक्चर में तो मैं एमटेक हुई। तो जो एक्सपीरियंस है वो आपको मैं शेयर करता चलूंगा, विच विल बेनिफिट यू इन टू टाइप्स। पहला तो ये सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर हो जाएगा अच्छे तरीके से। दूसरा, इंटरव्यू ऑब्जेक्टिव। इंटरव्यू भी होता है कोई कोई एग्जामिनेशन में, जैसे स्टेट एई का वैकेंसी होता है, उसमें आप इंटरव्यू अटेम्प्ट करते हो। वहां पे हमारा, हम याद कर लेते हैं। आजकल क्या है, एमसीक्यू टाइप का एग्जामिनेशन होता है बेसिकली। एमसीक्यू टाइप के एग्जामिनेशन में बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम एमसीक्यू टाइप प्रिपरेशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं वगैरह वगैरह। एग्जाम्स तो क्लियर होता है डेफिनेटली, नो डाउट, दैट इज वर्केबल। एग्जामिनेशन क्लियर होते हैं, बट बेसिक लैक होने के कारण फिर इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता है ढंग से, इंटरव्यू बेकार जाती है, फिर रैंक कम आने लगती है। ये सब भी कुछ बच्चे फील करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जो सिलेक्ट हो रहे हैं डेफिनेटली वो पढ़े हैं, उनका इंटरव्यू बेसिक्स भी बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है। तो अगर आप इस फेज से गुजर रहे हैं, देन यू कैन चूज अस एट अफोर्डेबल प्राइस।
ठीक है। अब सोचो ये प्राइस इतना कम क्यों? इन सब चीजों को इग्नोर करिए। हमारा हॉबी है, हम आज से नहीं, जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू तो हुआ था, लेकिन जब से एजुकेटर्स नहीं थे, आज जो सुपर एजुकेटर आपको दिख रहा है, हमने तब से सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के पढ़ाना चालू किया। आप देख सकते हैं अपना पुराना वीडियो 2014-15 का पढ़ा होगा सॉइल मैकेनिक्स। ओके, ये मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। तो चलिए चालू करते हैं। होप कि आप समझ गए होंगे। सो एसएससी जेईई 2023 तो आएगा ही आएगा। यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दैट। आप अभी ज्वाइन करोगे और मेरे को मैसेज कर देना एसएससी जेईई, इसी फी पे मैं आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों अवेलेबल करा दूँ। ठीक है, नॉन टेक भी इंक्लूड। रीजनिंग नेक्स्ट ईयर आने ही वाली है जनवरी में, पूरा कंप्लीटली फ्री पढ़ाएंगे। सो वेलकम टू सॉइल मैकेनिक्स क्लासेस, जीरो टू हीरो क्लासेस ऑफ सॉइल मैकेनिक्स बाय मी, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जिसके अंदर जो हमारी टॉपिक चलेगी इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टीज में हमने वाटर कंटेंट को देखा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखा, यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकालने का सारा मेथड, टेस्टिंग, सब कुछ देखा, अच्छे तरीके से देखा, सुना, समझा। अब जो नेक्स्ट हमारी फेज है वो हम आज देखेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज ऑल्सो इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। अब इसमें मेन क्या है वो समझते हैं। देखिए इसमें जो मेन है वो है सॉइल का पार्टिकल साइज क्या है। हमको यही चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि एक पर्टिकुलर मास ऑफ सॉइल में कितना परसेंट किस साइज का है। इसी चीज को हम कह रहे हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस चीज को पढ़ें इससे पहले मैं एक स्टैंडर्ड चीज आपको बताता हूं, सुनिए। थ्योरेटिकली हम क्या कंसिडर करते हैं, सॉइल का जो आइडियल शेप है, एक सॉइल का जो दाना होता है, एक सॉइल का जो सॉलिड ग्रेन है, उसका जो आइडियल शेप है, इट्स आइडियल शेप स्फेरिकल। क्लियर है? इसका आइडियल शेप हम एज ए स्फेयर कंसिडर करते हैं, स्फेरिकल। स्फेरिकल। नाउ ये जो पार्टिकल साइज का बात ये कर रहा है ना, इसी स्फेयर का जो डायामीटर होगा वो होगा डी, मान लो। इसी स्फेयर का जो डायामीटर है वो है डी, तो यही है वो डी पार्टिकल साइज। किसी चीज को आइडियलाइज तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो सॉइल का दाना जो आप रियल टर्म में देखते हो तो ऐसा कुछ भी, कोई भी एक आर्बिट्री शेप का हो सकता है। तो इसको हमने आइडियलाइज किया एज ए स्फेरिकल पार्टिकल। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब आज के बाद कभी नहीं भूलना सॉइल मैकेनिक्स में कि सॉइल का किस तरह का शेप होता है। सॉइल तो वो होता है स्फेरिकल, और पार्टिकल साइज किस क्या होता है, वही स्फेरिकल शेप ऑफ सॉइल का जो डायमीटर है, दैट इज द पार्टिकल। अब हम सॉइल का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है अपना, वो ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है फाइंडिंग परसेंटेज फाइनर देन ए पर्टिकुलर साइज, देन ए पर्टिकुलर साइज डी, पर्टिकुलर साइज डी। नाउ ये जो पर्टिकुलर साइज डी है, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर साइज डी मींस? दिस पर्टिकुलर साइज डी मींस डाया ऑफ सॉइल सॉलिड पार्टिकल। डाया किसका? डाया ऑफ स्फेरिकल सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स। समझ में आया? इन ए गिवन मास ऑफ सॉइल, मान लो इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। लेट्स सपोज यू हैव ए मास ऑफ सॉइल, ये m मास ऑफ सॉइल या फिर w वेट ऑफ सॉइल आपके पास अवेलेबल है। इस सॉइल में कोई गारंटी तो नहीं है कि जितने भी सॉइल सॉलिड के दाने होंगे सबके साइज एक जैसा होंगे, एक ही पर्टिकुलर साइज का होगा सारा कुछ। क्या वो नेसेसरी है? नो, ये नेसेसरी नहीं है। तो इसमें अलग अलग डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कोई बड़े हो सकते हैं, कोई छोटे हो सकते हैं, कोई और मीडियम साइज का हो सकता है। ऐसा डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है। अब ये डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स में से, ये जो गिवन मास ऑफ सॉइल है, इसमें से मैं एक पर्टिकुलर साइज को चूज कर लेता हूं, जिस साइज को मैं कहता हूं डी साइज। ये एक पर्टिकुलर साइज मैंने चूज कर लिया, डी साइज। अब इसी डी साइज के करस्पॉन्डिंग मैं एक सीव लूंगा। सीव, सीव मतलब छन्नी। आटा देखियो, आटा छाना जाता है ना। साफ आटा में अगर बड़े बड़े लम्स वगैरह है तो उसको छान के
छन्नी से छानते हैं ताकि कचरा वचरा निकल जाए, वही होता है सीव। तो यहाँ पे सॉइल को छानने के लिए भी हमारे पास सीव होते हैं, डिफरेंट साइज के सीव होते हैं। इसके लिए भी हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, मैं बताऊंगा आगे चल के, घबराने की जरूरत नहीं है। कौन सा कोड है, क्या यूज करते हैं, उसमें क्या कोडल प्रोविजंस है रिलेटेड टू सीव। ये जनरली ब्रास की बनी रहती है। सीव जो होती है मटेरियल होता है, इसमें ब्रास यूज होता है। इसका कोड क्या बता ही देता हूँ, 1480 है कोड। उसमें सीव से रिलेटेड डिटेल्स लिखा गया है, मैं लिखवाऊंगा वो सब चीजें आगे, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सीव होता है, इसका जो ओपनिंग होता है, जो भी अपना स्टैंडर्ड सीव है ना, अकॉर्डिंग टू कोड, उसमें जो ओपनिंग होता है वो स्क्वायर ओपनिंग होता है। मतलब 2 mm का ओपनिंग मतलब स्क्वायर ओपनिंग, इधर भी 2, इधर भी 2। 3 mm मतलब दोनों साइड 3, इस तरह से, ठीक है, स्क्वायर ओपनिंग वाले सीव होते हैं हमारे। तो जो भी एक कोई स्टैंडर्ड साइज मैंने इस सॉइल मास एम में सेलेक्ट किया, उसी साइज का मैंने सीव यहाँ पे लगा दिया। नाउ मैं क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे सॉइल को इस सीव से सीव के ऊपर डाल दूंगा। पूरा का पूरा एम मास ऑफ सॉइल को हमने सीव के ऊपर डाल दिया। अब सोचो, ऐसे सॉइल पार्टिकल जो, लेट्स सपोज D1 साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल है विच इज ग्रेटर देन डी, दिस डी साइज, तो क्या वो इस सीव से पास कर पाएंगे? नहीं, वो इसके ऊपर ही रह जाएंगे, है ना। इसके ऊपर रह जाना मतलब हम बोलेंगे मास ऑफ सॉइल रिटेन्ड, मास ऑफ सॉइल रिटेन्ड, वो रिटेन हो गया वहां पर, मतलब उससे पास नहीं किया, वो सीव के ऊपर रह गया, या फिर उस सीव के ऊपर रह गया, रिटेन हो गया, वो वहां से पास नहीं कर रहा है। मतलब यही समझेंगे कि वहां जो रिटेन हुआ है वो सभी बड़े बड़े साइज है एज कंपेयर टू वो साइज जो सीव का साइज है, उसके कंपेरिजन में वो सारा बड़ा पार्टिकल्स है, इसलिए वो रिटेन कर गया। अब कुछ ऐसे भी होंगे जो पास कर गए, ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे जो पास कर जाएंगे। लेट्स सपोज ये मास पास कर गया, ओके, तो पास जो कर रहा है वो लेट्स सपोज D2 पार्टिकल साइज है जो पास कर रहा है, विच इज लेस देन D, तभी वो पास कर रहा है। लेट्स सपोज जो आपने टोटल M मास यूज किया था, इस सीव पे डाला था, इसमें से M1 मास रिटेन कर गया, M2 मास पास कर गया। अब मैं पूछूंगा आपसे कि इसमें परसेंटेज फाइनर बताओ विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल साइज D, विथ रेस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल साइज D कितना परसेंट सॉइल फाइनर है? तो आप बोलोगे सर टोटल आपने M अमाउंट ऑफ मास यूज किया था, या फिर ऐसे बोलोगे, एक मिनट, टोटल आपने M अमाउंट ऑफ मास यूज किया था, जिसमें से M2 मास ऑफ सॉइल पास किया है, तो इतना परसेंट फाइनर है। दिस इज योर परसेंटेज फाइनर करस्पॉन्डिंग टू साइज D, करस्पॉन्डिंग टू साइज D। समझ में आ रहा है? हम ऐसा लिखेंगे। तो ये परसेंटेज फाइनर हम कैसा कैलकुलेट करते हैं, आपको इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग मालूम हो गया, बेसिक मतलब समझ में आ गया ये परसेंटेज फाइनर क्या होता है। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम यही करेंगे, समझ गए। मतलब कोई एक पर्टिकुलर साइज ऑफ सॉइल को कंसीडर करेंगे, उस साइज से कितना परसेंट फाइनर है, दूसरा साइज से कितना परसेंट फाइनर है, तीसरा साइज से कितना परसेंट फाइनर है, ये एनालिसिस हम करेंगे। और ये करने के बाद फिर हम एक कर्व प्लॉट करेंगे जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब ये सब चीज करने का जरूरत ही क्यों पड़ रहा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस? देखिए सॉइल मैकेनिक्स में हम पार्टिकल साइज से डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को लिंकअप करते हैं। जैसे फाइन सॉइल कहते हैं, मतलब फाइन सॉइल मतलब पार्टिकल साइज छोटा होता है, तो फाइन सॉइल कहती है। तो वो कोहेसिव होता है, एक प्रॉपर्टी को लिंकअप कर दिया। बड़े साइज होंगे तो कोहेजन लेस होते हैं, एक प्रॉपर्टी को लिंकअप कर दिया। फिर पोरोसिटी को लिंकअप कर देते हैं, वॉइड रेशियो को लिंकअप कर देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो सॉइल मैकेनिक्स में अपना इंजीनियरिंग डिजाइन होता है, समझ गए, जैसे फिल्टर वगैरह हमको डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर वगैरह पढ़े होंगे, वहां पे आप CU CC कुछ कुछ टर्म वगैरह पढ़े होंगे जो अभी हम पढ़ेंगे। तो वो जब हम डिजाइन कर रहे हैं तो हमें वहां पर बताया जाता है कि किस साइज ऑफ, मतलब पार्टिकल साइज क्या होना चाहिए सॉइल वगैरह का। या फिर जैसे हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, तो कहीं जहां फाउंडेशन डिजाइन करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हमें ये सॉइल को भी डिजाइन करना पड़ता है कि वहां पे अपलिफ्ट प्रेशर वगैरह आती है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वगैरह में, तो वो अपलिफ्ट प्रेशर वगैरह को झेल पाए, इसके लिए जो सॉइल का पार्टिकल साइज है, ग्रेडेशन है, वो कैसा होना चाहिए।
समझ में आ रहा है? तो इन सब चीजों के लिए ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। और पार्टी और इंडेक्स प्रॉपर्टीज को हम क्यों बोलेंगे? मैंने बोला था इंडेक्स प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जिसको यूज करके हम सॉइल को कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो पार्टिकल साइज के बेसिस पे हम सॉइल को कैटेगराइज करते हैं, ये बड़े पार्टिकल, ये छोटे पार्टिकल, ये मीडियम साइज के पार्टिकल, उसके बेसिस पे नाम अलग अलग देते हैं, कोबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ऐसा। तो दिस इज इंडेक्स प्रॉपर्टी, पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल। अब यही हमको निकालना है कि एक पर्टिकुलर गिवन मास ऑफ सॉइल में कितने डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, किस किस साइज ऑफ कौन कौन से साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको पता लगाने के लिए हमारे पास दो अलग अलग बेसिक टेक्निक है। एक कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए अलग टेक्निक है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए अलग टेक्निक है। कोर्स ग्रेन सॉइल क्या है अभी बताऊंगा, फाइन ग्रेन सॉइल क्या होता है वो भी अभी बताऊंगा। कोर्स ग्रेन सॉइल मतलब बड़े बड़े पार्टिकल साइज जिसमें हो, जैसे ग्रेवल हो जाते हैं, सैंड हो जाते हैं, ये कोर्स ग्रेन सॉइल होते हैं। फाइन ग्रेन सॉइल मतलब सिल्ट और क्ले, जिसके पार्टिकल साइज बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जो कोर्स ग्रेन सॉइल होता है उसमें हम सीव एनालिसिस करके हम ये पता लगा लेते हैं कि व्हाट इज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन फाइन ग्रेन सॉइल में आप सीव एनालिसिस नहीं कर सकते, वहां पे हमारे पास सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है, हाइड्रोमीटर और पिपेट मेथड हम फॉलो करते हैं, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारा कैलकुलेशंस आते हैं, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये पूरा बेस है सॉइल मैकेनिक्स का। हर एक टॉपिक अपने आप में सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखता है, अपना अस्तित्व पाता है, इसलिए हम उसे पढ़ते हैं। तो जो भी टॉपिक हो उसे प्यार से, प्रेम से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ तक लिख लीजिए, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, मैं एक स्केल बनाने जा रहा हूं, इस चीज को पूरा जिंदगी भर आज के बाद से याद रखना। देखो, 300 mm स्केल है ये, 80 mm, ठीक है, 4.75 mm। आज के बाद जिंदगी भर याद रहना चाहिए। 75 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, ठीक है। अब इसमें क्या है ये, देखो, ये स्केल है, जैसे कि मैंने बोल रहा आपको, दिस इज ए स्केल। व्हाट इज दिस स्केल? दिस आर द पार्टिकल साइज। ये क्या है? पार्टिकल साइज। मान लो कोई सॉइल ऐसा है जिसका पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 300 mm, तो 300 mm से बड़ा, मतलब इस तरफ है ना, तो उसे हम बोलते हैं कोबेल, उसे हम बोल्डर बोलते हैं। कोबेल नहीं, उसे हम बोलेंगे बोल्डर है वो। और अगर पार्टिकल साइज आपका 300 mm से 80 mm के बीच में लाई करता है, उसे हम कोबेल बोलते हैं। अगर किसी सॉइल का पार्टिकल साइज 80 mm से लेके 4.75 mm के बीच में लाई करता है, उसे हम बोलते हैं ग्रेवल। कोई सॉइल जिसका पार्टिकल साइज 4.75 mm से 75 माइक्रोन के बीच में लाई करता है, उसे हम बोलते हैं सैंड। 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक जो पार्टिकल साइज होता है सॉइल में, वो जनरली सिल्ट में होता है। लेस देन 2 माइक्रोन, 2 माइक्रोन से छोटे छोटे पार्टिकल साइज होते हैं क्ले के। ध्यान रहेगा, समझ गए बात को? अब जो सॉइल है, बेसिकली सॉइल ग्रेवल से स्टार्ट होती है। एक सॉइल में जो नॉर्मली आप सॉइल देखते हो अपने अगल बगल, उसमें ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले सबका मिक्सचर हो सकता है। एक जनरल सॉइल जो अपने अगल बगल देखते हो, कोबल और बोल्डर वगैरह तो पत्थर हो गए, बड़े बड़े पत्थर हो गए। 300 mm सोचिए, 30 सेंटीमीटर का, ये बड़ा बड़ा पत्थर। समझ रहे हो बात को? 80 mm मतलब 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर से लेके 300 तक में कोबल बोलते हैं। इतने बड़े से लेके इतना बड़ा पत्थर, उसको कोबल बोलेंगे। इससे भी बड़ा होगा तो उसे बोल्डर बोलेंगे। और ग्रेवल, ये छोटे छोटे, ये बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, यहां से लेके 80 mm मतलब 8 सेंटीमीटर, मतलब इतना बड़ा बड़ा, उसे ग्रेवल बोलते हैं। रेलवे में जो मेटल देखते हो ट्रैक के ऊपर, वो ग्रेवल है, वो साइज ग्रेवल का है। समझ गए? वो किसका साइज है? ग्रेवल का साइज है। 40 mm जनरली उसका स्टैंडर्ड साइज होता है जो हम उपयोग में लेते हैं।
4.75 mm से छोटे अगर पार्टिकल साइज होंगे तो वो होता है सैंड। नदी में बालू वगैरह देखे हो, सैंड, वो है तो होते हैं सैंड के पार्टिकल्स। 75 माइक्रोन से छोटे तो वो होंगे सिल्ट। 2 माइक्रोन से छोटे तो होंगे क्ले। अब ये माइक्रोन वगैरह क्या है ये भी देख लो। होता ये है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻³ mm। ये है कन्वर्जन। और सेम 1 माइक्रोन इक्वल टू, अगर मीटर में बताऊं, अब बोलोगे 10⁻⁶ मीटर। ध्यान रखना आज के बाद हमेशा, समझ गए? नाउ अप टू हियर, वेयर अप टू सैंड, so up to sand is categorized as coarse grained soil। सिल्ट के बाद जो पार्टिकल साइज है सॉइल के उसे हम फाइन ग्रेन सॉइल बोलते हैं। सो मुझे ये बताओ, कोर्स ग्रेन सॉइल में जनरली कौन सा आ गया? ग्रेवल और सैंड कोर्स ग्रेन सॉइल में आ गया, समझ गए? और फाइन ग्रेन सॉइल में कौन आ गया? सिल्ट एंड क्ले आ गया फाइन ग्रेन सॉइल में। ठीक है, ये तो मैंने बताया आपको इंडिविजुअल स्टेटस बताया, लेकिन इन जनरल जो अपने अगल बगल आप सॉइल देखते हो, अगर थोड़ा सा एक कोदाली मारोगे और मिट्टी निकालो, उसमें डिफरेंट पार्टिकल साइज प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सॉइल में। हो सकता है उसमें कुछ सैंड के पार्टिकल प्रेजेंट हो, उसमें कुछ सिल्ट के पार्टिकल प्रेजेंट हो, कुछ क्ले वाले रेंज के पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है थोड़ा सा इतना बड़ा पार्टिकल भी मिल जाए, कुछ ग्रेवल भी प्रेजेंट हो सकता है। So in general, in practical, a soil contains every range of particles, gravel, sand, silt, clay, सब कुछ। वो तो इंडिविजुअल जो उसका प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको यहाँ पे ये स्केल के माध्यम से बताया। तो दिस इज योर पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। आप ये ध्यान रखना, समझ गए? ये रेंज, ये साइज आपको याद रखना है, भूलना नहीं है अब लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक वो साइज, की साइज, जो कि कोर्स ग्रेन्ड और फाइन ग्रेन्ड सॉइल के बीच में डिफरेंशिएशन करता है, दैट इज योर 75 माइक्रोन। हम बोलेंगे soil particle less than 75 micron are fine grained soil, soil particle having size greater than 75 micron are coarse grained soil। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड साइज है। soil particle greater than 75 micron are coarse grained soil, soil particle less than 75 micron are categorized as fine grained soils। फाइन ग्रेन सॉइल में सिल्ट एंड क्ले, कोर्स ग्रेन सॉइल में सैंड, ग्रेवल, कोबल, बोल्डर। खैर कोबल बोल्डर तो पत्थर ही हो गए, उसको सॉइल में क्या ही इंक्लूड करना, लेकिन ये हम यहाँ बोल देते हैं। लेकिन जनरली जो सॉइल में प्रेजेंट होंगे वो होंगे ग्रेवल और सैंड, ये प्रेजेंट होते। समझ गए बात को? कुछ नोट लिखिए। लिखिए, सॉइल में कंसिस्ट ऑफ ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, एवरीथिंग। ठीक है, एक सॉइल में जैसे कि मैंने आपको समझाया, एक जनरल सॉइल कोदाली मारेंगे तो उसमें सब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स दिख सकता है आपको। ग्रेवल एंड सैंड जो है उसे हम कोर्स ग्रेन सॉइल बोलते हैं, एंड दीज आर कोहेजनलेस। ये कोहेजनलेस होता है, कोहेजनलेस, इसमें कोहेजन नहीं होता। समझ गए? आगे, सिल्ट एंड क्ले जो है आर कॉल्ड एज फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स एंड हैव कोहेसिव प्रॉपर्टीज एंड हैव कोहेजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये जो टर्म लिखवा रहा हूं, क्योंकि शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन, है ना। शियर स्ट्रेंथ बेसिकली सॉइल में जो फाइन ग्रेन सॉइल होते हैं उसमें जो शियर स्ट्रेंथ मिलती है सॉइल को, ड्यू टू कोहेजन नहीं मिलती। ओके, और जो कोर्स ग्रेन सॉइल है, चूंकि उसमें कोहेजन नहीं है, तो उसमें कैसे शियर स्ट्रेंथ मिलेगी? ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू इंटरलॉकिंग बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स। हम बताएंगे आगे चल। ओके, तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है, तो इसको आप एज ए नोट बना के लिख लीजिए। तो ये तो हो गया एक बेसिक चीज। अब चलिए मैं आपको ये जो परसेंटेज फाइनर है इसको निकालने का एक एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्व करवा के दिखाता हूं। एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ सीव है, अलग अलग साइज का सीव है हमारे पास। जैसे ये मान लो 80 mm का है, ठीक है।
फिर चलो यहाँ 40 mm का भी लगा दिया एक, फिर मान लो 20 mm का लगा दिया, फिर बीच में और एक लगा दिया, 10 mm लगा दिया, फिर 4.75 mm लगा दिया, चलो और एक लगा दो नीचे, 75 माइक्रोन सीव साइज लगा दिया। ठीक है, ये डिफरेंट सेट ऑफ सीव है जो हमने लगा दिया। अब देखिए आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर मास ऑफ सॉइल कंसीडर किया। अब ये पर्टिकुलर टोटल मास ऑफ सॉइल कितना, लेट्स सपोज हम ये जो सीव एनालिसिस में एक एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज कि 100 ग्राम मास ऑफ सॉइल हमने कंसीडर कर लिया, 100 ग्राम। अब मैं क्या करूंगा, ये 100 ग्राम सॉइल को सबसे ऊपर देखो, यहाँ पे सीव का जो हमने अरेंजमेंट रखा है, बड़े साइज से लेके छोटे, यही ऑर्डर में सीव को रखा जाता है हमेशा, बड़ा साइज से लेके छोटा की तरफ, है ना। ऐसा नहीं कि छोटा से बड़ा की तरफ आप रखोगे, हमेशा आप बड़े ओपनिंग को ऊपर रखिए, उसके नीचे छोटा, उसके नीचे उसके छोटा, उससे नीचे उसके छोटा, ऐसा। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर इन विच वी प्लेस दिस सीव, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये कभी कभी अरेंजमेंट भी पूछ लेता है, मैं कुछ स्टैंडर्ड अरेंजमेंट लिखवाऊंगा कुछ केसेस में, तो वो अरेंजमेंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये अरेंजमेंट भी पूछ लेते हैं। अभी एक एग्जांपल के तौर पे हम चीजों को थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। तो 100 ग्राम सॉइल लिया, 80 mm सीव के ऊपर रखा, लेट्स सपोज यहां से 90 ग्राम पास कर गया। ठीक है, 90 ग्राम ऑफ सॉइल यहां से पास कर गया, तो बचा कितना, रिटेन कितना हुआ, 90 ग्राम अगर पास किया तो 80 mm सीव के ऊपर रिटेन हुआ 10 ग्राम, सिंपल है। अब ये 90 ग्राम इस 40 mm सीव के ऊपर आया, लेट्स सपोज यहां से जो पास हुआ अगेन 80 ग्राम पास हुआ, अगेन ये 40 mm सीव के ऊपर कितना रिटेन हो गया, लेट्स सपोज इसके ऊपर भी अगेन आप बोलोगे सर अगर 90 आया था उसमें से 80 पास किया तो यहां पर भी 10 ग्राम रिटेन हो गया। अब ये 80 ग्राम 20 mm सीप से जा रहा है, लेट्स सपोज यहां यहां से आपका 60 ग्राम पास किया, यहां से आपका 60 ग्राम पास कर गया, तो रिटेन कितना हुआ 20 mm के ऊपर, जस्ट ऑन 20 mm। तो आप बोलोगे सर यहां तो 20 mm रिटेन होना चाहिए, सॉरी 20 ग्राम रिटेन होना चाहिए। ठीक है, अब ये 60 mm 10, ये सॉरी ये 60 ग्राम 10 mm सीप के ऊपर आया, यहां से लेट्स सपोज पास किया 30 ग्राम, तो 10 mm सीप के ऊपर कितना सॉइल रिटेन हो गया, फिर अगेन यू विल से सर 30 ग्राम रिटेन हो गया फिर तो। अब ये 30 ग्राम ऑफ सॉइल 4.75 सीप से लेट्स सपोज इसका 15 ग्राम पास हो गया, 15 ग्राम पास हो गया, तो रिटेन कितना हुआ 4.75 mm के ऊपर। अब बोलोगे सर 15 ग्राम रिटेन हो गया फिर से। अब ये जो 15 ग्राम है, लेट्स सपोज यहां से आपका टोटल कितना 8 ग्राम, मान लो 8 ग्राम या 10 ग्राम मान लो यार, 10 ग्राम पास कर जाता है, 10 ग्राम पास कर जाता है। ठीक है, कहां से 75 माइक्रोन वाले जो सीप साइज है वहां से 10 ग्राम पास कर गया, तो रिटेन कितना हुआ 75 के ऊपर, बोलोगे 75 के ऊपर रिटेन हुआ सर 5 ग्राम, ऐसा। ये पास और रिटेन आपको समझ में आया। ठीक है, ये जो है ऊपर दिस इज रिटेन्ड ओवर एनी साइज, ये जो चीज है दिस इज पास द करस्पॉन्डिंग साइज। यही बात है यहां पर। अभी मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल है पहला, ये 80 mm जो सीव था इसके ऊपर कितना रिटेन हुआ, 10 ग्राम, है ना। इसके ऊपर टोटल मास आपने लिया 100 ग्राम, उसका रिटेन हुआ 10 ग्राम। तो इस 80 mm के करस्पॉन्डिंग, अगर ये 80 mm सीव के करस्पॉन्डिंग में पूछूं परसेंटेज फाइनर देन 80 mm, परसेंटेज फाइनर देन 80 mm, तो आप बोलोगे सर द परसेंटेज फाइनर देन 80 mm मतलब आपका कितना, जितना पास हो रहा है उतने को हमको वो कितना परसेंट है,
करंट चला गया था, ठीक है, पावर आ गई, तो परसेंटेज फाइनर देन 80 mm पूछ रहा, मतलब 80 mm से कितना फाइनर है, तो आप बोलोगे सर जितना पास कर गया, कितना पास कर गया वही फाइनर है 80 mm से, 90 ग्राम पास कर गया, टोटल आपने 100 ग्राम लिया था, इनटू 100 मींस 90% सर। वेरी गुड यार। मैं पूछ रहा हूं परसेंटेज फाइनर देन 40 mm कितने हैं, तो सर आप बोलोगे 40 mm से जितने पास कर रहे हैं, तो ये 40 mm सीट साइज से 80 ग्राम पास कर गया है, बाकी सब उसके ऊपर है, तो 40 mm जो सीट साइज है इससे छोटे टोटल 80 ग्राम है आउट ऑफ 100, आप बोलोगे सर परसेंटेज फाइनर देन 40 mm इज 80 बाई 100 इंटू 100, 80% सर। मैं बोला फिर से अगेन वेरी गुड यार, वेरी गुड बॉय। तो ये परसेंटेज फाइनर आप इस तरह से निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है, किसी भी एक पर्टिकुलर साइज से जितना पास कर रहा है आउट ऑफ टोटल परसेंटेज, दैट इज योर परसेंटेज फाइनर करस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर सीव साइज। ये आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग एक चीज, ये 75 माइक्रोन वाला मैंने आपको बोला था, ये एक मतलब डिमार्केशन है, मतलब 75 माइक्रोन से ऊपर जो भी होंगे वो सारे कोर्स ग्रेन सॉइल है, और 75 माइक्रोन से नीचे जितने भी सॉइल हैं आपके वो हो गए फाइन ग्रेन सॉइल। ये हो गया कोर्स ग्रेन सॉइल ऊपर और नीचे फाइन। तो मैं पूछूंगा कि टोटल परसेंटेज ऑफ ये जो सॉइल था 100 ग्राम का, इसमें टोटल परसेंटेज ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल कितना है, कोर्स ग्रेन सॉइल कितना है, ये पूछ रहा हूं। अब बोलोगे सर ये भी बताना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों, आप बोलोगे कोर्स ग्रेन सॉइल वही होंगे ना सर जो 75 माइक्रोन से बड़े होंगे, तो कोर्स ग्रेन सॉइल वही हुए ना सर जो 75 माइक्रोन को पास नहीं कर रहे हैं, तो 75 माइक्रोन सिर्फ को कितना पास किया, 10 ग्राम पास किया, तो बाकी का 100 में से 90 ग्राम, तो ये 75 माइक्रोन के ऊपर ही है कहीं ना कहीं, तो वो सभी कोर्स ग्रेन सॉइल की कैटेगरी में आएंगे, समझ रहे हो, सभी कोर्स ग्रेन सॉइल की कैटेगरी में आएंगे। तो व्हाट इज द टोटल सॉइल रिटेन्ड above 75 माइक्रोन, वो हमको देखना है, 10 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 5, 90 grams. So percentage of coarse grained soil is your 90 by 100 into 100. Again 90% soil of this total 100 gram of soil is coarse grained soil. तो अगर 90 coarse grained soil है तो 10 ग्राम पास कर रहा है, that is your 10% is fine grained soil. समझ रहे हो बात को, क्योंकि कितना परसेंट पास किया 75 माइक्रोन को, जो 75 माइक्रोन को पास करेगा वही केवल फाइन ग्रेन सॉइल होगा, तो 10 ग्राम पास कर रहा है विच इज 10% ऑफ दिस 100। इस तरह से चीजें की जाती है। तो यहाँ पे इस सॉइल में आप बता सकते हो परसेंटेज कोर्स ग्रेन इज 90%, परसेंटेज ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज 10% ऑफ सॉइल इज फाइन ग्रेन सॉइल, ऐसा ये भी, प्लस किसी भी एक पर्टिकुलर सीप साइज के करस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनर आप निकाल सकते, परसेंटेज फाइनर देन ए पर्टिकुलर साइज करस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर साइज, जैसे हम 80 mm सीप के करस्पॉन्डिंग निकाले, 40 mm सीप के करस्पॉन्डिंग निकाले, उसी तरह से आप 20 mm सीप के करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हो। तो मतलब इस ये जो 20 mm सीप है इससे छोटे कितने परसेंटेज ऑफ पार्टिकल है इस टोटल 100 ग्राम में से, वो होगा परसेंटेज फाइनर देन 20 mm। तो आप बोलोगे सर 60 ग्राम पास कर रहा है टोटल 100 ग्राम का, तो 60% हो गया, 60% परसेंटेज फाइनर देन दिस 20 mm, ऐसा, लाइक दिस यू विल से, समझ गए। तो ये जो एनालिसिस हमने करके दिखाया, इस एनालिसिस को बोला जाता है सीव एनालिसिस, ठीक है। अब ये सीव एनालिसिस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आप यहीं से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो किसी एक पर्टिकुलर सीव के लिए जैसे 80 mm सीव साइज से हमने परसेंटेज फाइनर निकाला, तो 90% आर परसेंटेज फाइनर, तो परसेंटेज रिटेन्ड कितना होगा, 100 माइनस टोटल माइनस 90, 10% रिटेन्ड ओवर दैट, है ना। तो किसी भी सीव साइज से आप जो परसेंटेज फाइनर निकाल रहे हो उसके ऊपर परसेंटेज रिटेन्ड कितना होगा, उस सीव के ऊपर डिफरेंस निकालो। जैसे यहाँ पे 80% परसेंटेज फाइनर है, तो 40 mm से बड़े कितने हैं, फिर 20%, ये डिफरेंस निकाल के बता सकते हो, ऐसा सिंपल सिंपल लॉजिक से। नाउ 75 माइक्रोन से बड़े यहाँ पे तुमको दिखे कितने, 90%, जो कि है कोर्स ग्रेन सॉइल। 75 माइक्रोन से नीचे जितने भी सॉइल हैं आपको वो दिखे 10%, जो कि है फाइन ग्रेन सॉइल। नाउ ये टोटल मास ऑफ सॉइल में मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज परसेंटेज फाइननेस, तो आप बोलोगे परसेंटेज फाइननेस मतलब वो
वो मतलब द परसेंट ऑफ टोटल silt and clay, that is percentage of soil less than 75 micron size, that is called as percentage fineness. मतलब 10% is percentage fineness in this particular case. 10% ही सॉइल है ना जो 75 माइक्रोन से छोटे हैं, और जो 75 माइक्रोन से छोटे होंगे वो सिल्ट और क्ले की कैटेगरी में आएंगे, मतलब सिल्ट की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। और 75 माइक्रोन से छोटे, और मान लो नीचे भी और एक सीव होता है 2 माइक्रोन, उससे भी कुछ छोटा होता है तो वो हो जाता है क्ले। तो सिल्ट और क्ले टोटल मिला के किसी एक सॉइल में कितना है, उसी को हम बोलते हैं परसेंटेज फाइननेस इन दैट पर्टिकुलर सॉइल। ध्यान में रहेगा। परसेंटेज फाइनर देन ए करस्पॉन्डिंग साइज कैसे निकालोगे, ध्यान में रहेगा। परसेंटेज ऑफ सॉइल रिटेन्ड अबव द करस्पॉन्डिंग साइज कैसे निकालोगे, ध्यान में रहेगा। सिंपल है चीजें, तो यही होता है, इसी तरह से हम करते हैं सीव एनालिसिस, और उसका कैलकुलेशन का बेसिक यही है। तो आप ये कैलकुलेशन करने का तरीका याद रखना, ध्यान रखना, आपका जिंदगी में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किताबों में बढ़िया मस्त टेबल टाइप से बना के कैलकुलेशन करता है, वो अपने को नहीं चाहिए। हमें एग्जाम ओरिएंटेड है ना, हमारा कंपटीशन कैसे क्रैक होगा, हमें वो सीखना है। इस तरह से सीख करो, कंपटीशन तुम्हारी क्रैक हो जाएगी, ठीक है। ये पैटर्न में चीजों को सॉल्व करना है। परसेंटेज फाइननेस, जितना परसेंटेज फाइननेस है करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर साइज, जितना हो गया टोटल में से उतना सब्ट्रैक्ट कर दो, परसेंटेज रिटेन्ड निकल जाएगा। समझ गए बात को। लिखिए, परसेंटेज फाइननेस इन सॉइल इज इक्वल टू व्हाट, परसेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले। परसेंटेज फाइननेस, कोई क्वेश्चन दिया है सीव एनालिसिस करने के लिए, और उसमें से बहुत सारा डेटा पूछा है, प्लस ये भी पूछ लिया कि व्हाट इज परसेंटेज फाइननेस इन दिस पर्टिकुलर सॉइल, देन आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ सिल्ट एंड क्ले कितना है उस सॉइल में, दैट इज परसेंटेज ऑफ soil passing 75 माइक्रोन सी। समझ गए। एग्जाम्पल जो हमने कैलकुलेशन किया उसमें था 10% ऑफ फाइन सॉइल, जो कि आपका परसेंटेज फाइननेस। ओके, लिखिए, परसेंटेज फाइननेस मींस परसेंटेज ऑफ फाइन सॉइल, दैट इज सिल्ट एंड क्ले इन ओवरऑल सॉइल। जो ओवरऑल सॉइल है उसमें टोटल कितना परसेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले है, दैट इज योर परसेंटेज फाइननेस इन सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, परसेंटेज फाइननेस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज फाइननेस हम सॉइल क्लासिफाई करते हैं। तो सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे आगे, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन। तो वहां पे हम आपको सिखाएंगे कि बेस्ड ऑन परसेंटेज फाइननेस किस तरह से सॉइल का नेम चेंज हो जाता है, ठीक है, वहां क्लासिफिकेशन में देखेंगे। तो ये टर्म क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए था। तो परसेंटेज फाइननेस इन सॉइल इज व्हाट, परसेंटेज ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इन ओवरऑल सॉइल, दैट इज परसेंटेज ऑफ सिल्ट एंड क्ले इन ओवरऑल सॉइल। जो एग्जांपल हमने अभी आपको बताया उसमें 10% ऑफ परसेंटेज फाइननेस था। नाउ आगे लिखिए, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल साइज एनालिसिस we can find percentage of different size of particle present in soil। यही हम निकाल सकते हैं कितने कितने साइज के कितने परसेंट पार्टिकल प्रेजेंट है, ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ पार्टिकल साइज एनालिसिस। तो ये कैसे करते हैं, इसके लिए जो मेथड हम यूज करते हैं वो क्या है, इन सॉइल यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। व्हाट आर द मेथड, दो मेथड है स्पेशली। एक जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनालिसिस, मैकेनिकल एनालिसिस, या फिर आप इसको इन जनरल सीव एनालिसिस भी कहा जाता है। और ये जो सीव एनालिसिस या मैकेनिकल एनालिसिस है, दिस मेथड इज अप्लाइड ओवर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल मतलब सैंड एंड ग्रेवल। सैंड और ग्रेवल के केस में हम सीव एनालिसिस करते हैं, मैकेनिकल एनालिसिस करते हैं, टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ए गिवन सॉइल मास। क्लियर है।
दूसरा जो टेक्निक है हमारे पास वो है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ये दो मेन टेक्निक है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस जनरली जो हम यूज करते हैं फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स। ओके, फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स के ऊपर हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। करने के बाद हमको डिफरेंट साइज ऑफ परसेंटेज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ए गिवन मास ऑफ सॉइल का आइडिया लग जाता है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस के अंदर जो हम पढ़ेंगे हाइड्रोमीटर मेथड, पिपेट मेथड, इन सब मेथड्स को हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां तक लिखिए। एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को आप ध्यान रखना। ठीक है, देखिए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करते हैं, हमारे पास स्पेशली दो तरह के सॉइल हैं, कोर्स ग्रेन एंड फाइन ग्रेन। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हम करते हैं मैकेनिकल एनालिसिस, मैकेनिकल एनालिसिस, या फिर इसी को हम कहते हैं सीव एनालिसिस, सीव एनालिसिस। ठीक है, ये किया जाता है फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में बेसिकली दो चीजें होती हैं, सैंड एंड ग्रेवल। तो ये सैंड और ग्रेवल दोनों के लिए किया जाता है। अब ये जो मैकेनिकल एनालिसिस है, ये भी दो तरह में डिवीजन है, मतलब इसका भी क्लासिफिकेशन है दो टाइप में। एक है आपका कोर्स सीविंग, मतलब ऐसे पार्टिकल जो थोड़े बड़े बड़े साइज के हैं उनका सीव अलग होता है, कोर्स सीविंग, कोर्स सीविंग। और फाइन सीविंग। फाइन सीविंग में भी ना दो तरह का सीव एनालिसिस हम करते हैं, दो प्रोसेसेस। एक है ड्राई सीव, ड्राई सीविंग, सीविंग, एंड दूसरा है आपका वेट सीविंग। एक एक करके सबको देखेंगे। ठीक है, नाउ ये हो गया आपका कोर्स ग्रेन सॉइल का। अब बात करते हैं हम फाइन ग्रेन सॉइल का। इसके लिए हम करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, बट आप नोट्स अपना बनाइए हाथों से। सेडिमेंटेशन एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस में बेसिकली हम फाइन ग्रेन सॉइल को कंसीडर करते हैं। ओके, फाइन ग्रेन सॉइल दैट इज साइज लेस देन 75 माइक्रोन, जिसमें आपका सिल्ट एंड क्ले दोनों आ जाते हैं, सिल्ट एंड क्ले। अब ये जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है, ये बेसिकली दो टाइप का ही है। ठीक है, अब वो दो टाइप कौन कौन से हैं, बस हमें केवल उनके नाम लिखना है। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं, लेकिन थोड़ा अलग होता है। एक होता है हाइड्रोमीटर मेथड, ठीक है, ये हाइड्रोमीटर एक इक्विपमेंट होता है which is used to find out specific gravity of suspension या फिर specific gravity of liquid। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं, है ना। तो फिर हम इसको यूज करके स्पेसिफिक ग्रेविटी ही निकालते हैं, वो कॉन्सेप्ट है। तो ये हाइड्रोमीटर इक्विपमेंट का बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोमीटर इक्विपमेंट का यूज क्यों होता है। तो हाइड्रोमीटर इक्विपमेंट का यूज होता है टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, है ना। आगे पिपेट मेथड, पिपेट मेथड सभी है, सभी जैसे मेथड होते हैं हम लिखवा देंगे नोट में। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड एक मेथड है जो कि बहुत फाइन अगर पार्टिकल है, जैसे क्ले है, फाइन क्ले मतलब साइडल पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स,
बहुत फाइन, उस तरह के सॉइल में पार्टिकल साइज उस वो फाइन में भी, एक तो फाइन है ही, उसमें भी कौन कितना बड़ा कौन कितना छोटा, उसके एनालिसिस के लिए भी हमारे पास मेथड है जिसको हम बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड वगैरह। हम उसका नाम भी आपको नोट में लिखवा दें। ये अपना बेसिक है जो हम पढ़ेंगे इनके बारे में पूरे एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। कोर्स सीविंग पढ़ेंगे, फाइन सीविंग पढ़ेंगे, ड्राई सीविंग पढ़ेंगे, वेट सीविंग पढ़ेंगे, हाइड्रोमीटर पढ़ेंगे, पिपेट मेथड पढ़ेंगे। मेथड पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा, डेरिवेशन इक्वेशन सब कुछ इसमें करवाऊंगा। ठीक है, इस टेबल में और एक चीज डाल लो तो थोड़ा और परफेक्टनेस के साथ क्लीन लगेगा। जो ये मैकेनिकल एनालिसिस और सीव एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें ब्रैकेट में लिख लो फॉर डी ग्रेटर देन 75 माइक्रोन, और यहाँ पे ये तो लिख ही दिया साइज लेस देन 75 माइक्रोन, दिस इज साइज ग्रेटर देन 75 माइक्रोन सॉइल के लिए, ये जिसमें सैंड और ग्रेवल आ जाता। ये जो पिपेट है ना, इसका स्पेलिंग भी सुधार लो, PIP, एक तो ई छूट गया था, PIPETTE, ऐसा लिखते हैं पिपेट मेथड। ठीक है, लिखिए कोर्स सीविंग या ग्रेवल सीविंग, these sieves are designated by, पहला पॉइंट, sieves are designated by its square opening in mm और micron और by its number। देखिए सीव का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइदर बाय इट्स स्क्वायर ओपनिंग, मतलब कितना एमएम का स्क्वायर ओपनिंग है, जैसे ये पेज जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो छोटा छोटा स्क्वायर स्क्वायर है, तो यही मान लो कि सीव है, एक सीव है ना, तो इस सीव में एक छोटा सा ओपनिंग कितने साइज का है, तो ये स्क्वायर ओपनिंग 2 mm का है, तो 2 mm सीव, 3 mm सीव, ऐसा। तो जो ये बेस्ड ऑन दिस साइज, जो सीव की रेंज होती है हमारे पास बेसिकली 80 mm से लेके 75 माइक्रोन तक का सीव अवेलेबल होता है, क्योंकि उससे नीचे तो हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस वगैरह करते हैं तो उसके नीचे का सीव जनरली हम रखते नहीं है, लेकिन फिर भी अवेलेबल तो है। लेकिन जो सीव एनालिसिस में जो स्टैंडर्ड सेट ऑफ सीव यूज किया जाता है उसका साइज का रेंज 80 से लेके 75 माइक्रोन तक की होती है। अब देखिए, तो सीव को डेजिग्नेट करने का मतलब उसको रिप्रेजेंट करने का है ना जो तरीका है वो है दो, कौन, या फिर स्क्वायर ओपनिंग में जो कि जिसका साइज होगा एमएम में या माइक्रोन में, या फिर उसका नंबर, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ सीव नंबर। ठीक है, क्या होता है मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि व्हाट इज सीव नंबर एंड व्हाट इज दिस स्क्वायर ओपनिंग कॉन्सेप्ट। स्क्वायर ओपनिंग तो आप समझ ही रहे हैं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन इन दोनों में से किसको स्टैंडर्ड फॉलो करें, कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करें, ये क्लियर करने वाला कोई होना चाहिए, है वो है अपना इंडियन स्टैंडर्ड 460, ये ईयर है शायद 1962, 1962 मैंने अभी मोबाइल में निकाल के रखा है ये कोड। तो ये जो कोड है इसका नाम ही है इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर टेस्ट सीव, IS, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर टेस्ट सीव। आपको अलग अलग किताब में अलग अलग कोड बुक का नाम मिलेगा, लेकिन आप ये ध्यान रखना एग्जाम में यही पूछेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर टेस्ट सीव। ये कहता है, ये क्लियर करता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड कि दिस सीव should be designated एक्चुअली क्या, मेरी बेटी है बगल में, वो बेड पे लात मार रही है, डेजिग्नेटेड इन स्क्वायर ओपनिंग, इन साइज ऑफ स्क्वायर ओपनिंग, साइज ऑफ स्क्वायर ओपनिंग। ठीक है, इन छोड़ के डेजिग्नेटेड बाई इट्स लिख लो यार, बाई इट्स साइज ऑफ स्क्वायर ओपनिंग, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो वो चली गई अपने मम्मी के साथ, ओके, तो हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। सीव, मैंने जैसे बोला सीव दो तरह से उसको डेजिग्नेट किया जाता है,
स्क्वायर ओपनिंग एंड सीव नंबर को यूज करके। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई विल एक्सप्लेन यू कंप्लीटली। स्क्वायर ओपनिंग वाला तो अपना इंडियन स्टैंडर्ड कोड बोल ही दिया है 416 है। चल भाई रेडी हो जा तू, कोई दिक्कत नहीं, उसमें झंझट नहीं है ना। एक बार समझ लेते हैं क्या स्क्वायर ओपनिंग। मान लो एक सीव है, ठीक है, ये आपका सीव है और ये 20 mm का सीव है। मान लीजिए मैं ऐसे बोल दिया कि इट इज सीव ऑफ 20 mm, मतलब इस सीव में जो एक ओपनिंग का साइज होगा ना, एक तो ये स्क्वायर होगा, ये 20 होगा, ये 20 होगा, इस तरह जो ओपनिंग्स होंगे वो 20 mm के होंगे। समझ में आ रहा है? ओपनिंग इन सीव इज ऑफ 20 mm। सीव इज ऑफ 20, दिस इज स्क्वायर ओपनिंग। समझ गए? स्क्वायर यार। तो ये ओपनिंग mm में हो सकती है या माइक्रोन में हो सकती है, दोनों दोनों अलाउ है। माइक्रोन में भी साइज हो सकता है, ओके, नो कंफ्यूजन इन दैट। अब चलते हैं दूसरा समझते हैं, सीव नंबर क्या है। सीव नंबर समझना बात को, थोड़ा ये मजेदार है। लेट कि कोई एक सीव है जिसका सीव नंबर है, अच्छा सीव मैं SCIV लिखता हूं, कहीं SIV होगा, है ना, तो ओके, इसमें घबराने का जरूरत नहीं है, स्पेलिंग आगे पीछे होता है इसमें, ओके। तो लेट्स सपोज कोई सीव है जिसका नंबर है 6, मान लो सीव नंबर इज 6। व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब होता है सीव नंबर 6 का? सीव नंबर 6 का ये मतलब होता है कि ये जो भी सीव है जिसका सीव नंबर है 6, उस सीव का बारे में बता रहा हूं कि इन 1 इंच लेंथ, वो जो सीव होगा उसमें उसका 1 इंच लेंथ आप कंसिडर करिए। 1 इंच मतलब 2.54 सेंटीमीटर, यही होता है। बहुत लोगों को तो ये भी याद नहीं होता है कि 1 इंच का मतलब क्या होता है, याद रखना इंजीनियर हो। 2.54 सेंटीमीटर। तो सीव नंबर 6 मतलब इन 1 इंच लेंथ ऑफ दैट सीव देयर आर टोटल 6 इक्वल साइज स्क्वायर ओपनिंग। समझ गया बात को? सीव नंबर 6 का मतलब ये हुआ कि 1 इंच लेंथ ऑफ सीव में, उस जो भी सीव है उसका 1 इंच लेंथ अगर आप कंसिडर करोगे तो उसमें टोटल 6 इक्वल साइज ऑफ स्क्वायर ओपनिंग होंगे, 6। उसी तरह से अगर मैं बोलूं सीव नंबर 10, तो आप बोलोगे जो जिसका सीव नंबर 10 है वो सीव ऐसा होना चाहिए जिसका 1 इंच लेंथ में टोटल 10 नंबर ऑफ इक्वल साइज स्क्वायर ओपनिंग होगा। समझ गया बात को? सीव नंबर का, ठीक है, यहां लिखवा देता हूं। लेट दूसरा स्टेटमेंट, सीव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आता है इधर से। सीव नंबर इज 10 का मतलब क्या हुआ? 10 इक्वल साइज स्क्वायर ओपनिंग इन 1 इंच लेंथ ऑफ सीव। 10 इक्वल साइज स्क्वायर ओपनिंग opening in 1 inch length of that sieve. Now दोनों में देखो 1 इंच को कांस्टेंट लेके चल रहा है, बेस लेके चल रहा है। 1 इंच लेंथ आपका एकदम कांस्टेंट है,
चाहे वो 10 सीव नंबर 10 का बात करो या सीव नंबर 6 का बात करो, लेंथ वही 1 इंच है, लेकिन उसी 1 इंच में सीव नंबर 10 में 10 इक्वल स्क्वायर ओपनिंग बनानी है, और उसी 1 इंच में, सॉरी उसी 1 इंच लेंथ में सीव नंबर 6 में 6 इक्वल स्क्वायर ओपनिंग बनानी है। तो मेरे को ये बताओ, इन दोनों सीव को कंपेयर करके विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, कौन से सीव में साइज ऑफ ओपनिंग ज्यादा होगा, कौन से सीव में साइज ऑफ ओपनिंग कम होगा। ऑब्वियसली मैं बोलूंगा कि सर सीव नंबर 10 जो है, इसमें जो मतलब जो एक ओपनिंग है उसका साइज सीव नंबर 6 के कंपैरिजन में कम है। मतलब लार्जर द सीव नंबर जैसे जैसे तुम बढ़ाते चलोगे, साइज ऑफ ओपनिंग ऑफ सीव रिड्यूसेस। तो सीव नंबर मतलब 11 अगर बोलूं, तो सीव नंबर 11 में जो ओपनिंग है उसका साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू सीव नंबर 10। लॉजिक क्लियर है, अंडरस्टूड हुआ। इमेजिन करो यार, विजुअलाइज करो, एक इंच है, उसी में तुमको 6 ओपनिंग बनानी है, वही 1 इंच लेंथ में 10 इक्वल ओपनिंग बनानी है। तो किस केस में बड़ा, किस केस में छोटा होगा ओपनिंग? ऑब्वियसली 6 वाले केस में ओपनिंग बड़ा होगा, 10 वाले केस में ओपनिंग हो जाएगा तुम्हारा छोटा। ओके, तो एक कंपैरिजन के लिए एक डायग्राम भी मैं यहाँ पे आपको छोटा सा बनवा देता हूँ। मान लो ये कोई एक सीव है जिसको हम सीव नंबर 6 बोल रहे हैं, दिस इज योर सीव नंबर 6, और एक सीव है जिसको मैं बोल रहा हूँ सीव नंबर 4। ठीक है, ये सीव है जिसको मैं बोल रहा हूँ सीव नंबर 4। जस्ट फॉर योर कंपेरिजन, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर पर्सनल नॉलेज, ऐसे तो सब चीज सिखा दिया है। सीव नंबर 6 मतलब अगर 1 इंच में लेंथ कंसिडर करूं, लेट्स सपोज यहां से यहां तक है लेंथ 1 इंच, जो होता है 2.54 सेंटीमीटर। सेम सीव नंबर 4 में 1 इंच लेंथ में कंसिडर करूंगा, ये भी लेंथ तुम्हारा हो गया 1 इंच। तो होगा क्या, सीव नंबर 6 में आपको 6 इक्वल स्क्वायर ओपनिंग बनानी है, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, और एक मान लो ऐसा बना दिया 6 ओपनिंग हो गए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लग रहा है देखने में, लेकिन आप समझ जाओ कि वो वहां पे रियल टर्म्स में स्क्वायर ओपनिंग है, इक्वल स्क्वायर ओपनिंग, स्क्वायर ओपनिंग। अब ये सीव नंबर 4 में तुमको 4 बनाने, 1 2 3 4 बन गए, यहाँ पे 4 इक्वल स्क्वायर ओपनिंग, EQUAL इक्वल स्क्वायर ओपनिंग, स्क्वायर ओपनिंग। तो यहीं से देख के डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वही 1 इंच लेंथ है दोनों केस में, एक में 6 पार्ट में डिवाइड करना है, एक को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो जो 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है उसका साइज बड़ा होगा, 6 पार्ट में जो डिवाइड हो रहा है उसका साइज छोटा होगा, साइज ऑफ ओपनिंग आपका छोटा होगा। सो हायर द सीव नंबर, स्मॉलर इज द साइज ऑफ ओपनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सीव। ये रिलेशनशिप इधर चलता है, इनवर्स रिलेशनशिप। सीव नंबर ज्यादा, साइज ऑफ ओपनिंग ऑफ दैट सीव इज लेस। क्लियर? ओके, तो लिखिए 1 इंच इक्वल टू कितना, 2.54 सेंटीमीटर, ये भी लिख लो, याद नहीं होगा तो याद कर लेना। आगे लिखिए, ग्रेटर द नंबर ऑफ सीव, तो ये हमने देखा सीव नंबर अगर ज्यादा तो स्मॉलर विल बी दी साइज ऑफ ओपनिंग इन दैट सीव। ये इनवर्स रिलेशनशिप है, ये लॉजिक बहुत बार इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस में और डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछ लेता है, समझ गए? तो आदमी को क्लियर नहीं होता है कभी, तो अभी क्लियर होगी आपको। लेकिन जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो क्या कहता है कि जो सीव स्टैंडर्ड सीव है उसका डेजिग्नेशन कैसे होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ स्क्वायर ओपनिंग, है ना? वो चलिए, तो ये सीव के बारे में हमने बात कर लिया। हम तो पढ़ रहे थे ग्रेवल सीविंग। तो ग्रेवल सीविंग या फिर कोर्स सीविंग जो है, तो ग्रेवल सबसे पहले ये बताओ, जो पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन मैंने बताया था उसमें क्या बताया था, पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 4.7 mm 75 mm साइज आर कॉल्ड एज ग्रेवल। 80 से लेके 4.75 mm तक रेंज होता है ग्रेवल का, यही होता है। तो 80 से लेके 4.75 mm के बीच में सारे सीव्स में यूज करूंगा, और वो जो सीव्स होगा डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ सीव यूज करूंगा, और वो जो सीव होगा सबसे बड़ा साइज का सीव को ऊपर
उससे छोटा साइज का थोड़ा नीचे, उसके छोटा उससे नीचे, उससे छोटा उससे नीचे, ऐसे प्लेस करूंगा। मतलब जो सीव को हम प्लेस करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में हम प्लेस करेंगे। उसके बाद एक पर्टिकुलर मास ऑफ सॉइल को लेंगे और उसको डाल देंगे ऊपर से। फिर हर एक सीव पे कितना रिटेन हो रहा है या कितना पास हो रहा है ये कैलकुलेट कर लेंगे, तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का इन दैट पर्टिकुलर कोर्स सॉइल या ग्रेवल सॉइल। यही चीज है। चलिए लिखिए, लिखिए ग्रेवल सीविंग और कोर्स सीविंग इज डन फॉर द सॉइल फ्रैक्शन हैविंग साइज ग्रेटर देन 4.75 mm। 4.75 mm से छोटा और 75 माइक्रोन से जो बड़ा होगा उसके लिए हम करते हैं फाइन सीविंग। ठीक है, ओके। ये ग्रेवल सीविंग, उसके लिए हम करेंगे फाइन सीविंग जो कि सैंड की फ्रैक्शन है। आगे, इन दिस सीविंग सीव्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ सीव। इस तरह से हम इस सीव्स को अरेंज करते हैं। नाउ जनरली दीज सीव्स आर यूज्ड, ओके, कौन सा 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, इन सारे सीव्स को, ठीक है, इनका सेट को हम प्लेस करेंगे। एक के ऊपर एक रैक होता है, ठीक है, रैक होता है, सीव को होल्ड करने का रैक होता है। तो इनको हम प्लेस करके फिर एक ही बार ऊपर से डाल दो। अच्छा, ये जो रैक होती है ना, देखो सीव करने का थोड़ा प्रोसेस बताता हूँ। ये जो रैक होती है, ठीक है, इसको हम सीव सेकर बोलते हैं। सीव सेकर एक रैक होती है पूरा का पूरा। इसमें एक सीव इधर लगाओ, दूसरा, तीसरा लगा दिया, और सॉइल जो भी सैंपल है उसको यहाँ पे डाला, उसका ऑन कर दिया मशीन को, वो सेक हो गया। या फिर मैनुअली भी सेक कर दो, हिला सकते हो इसको, तो सेक हो जाएगा। तो अपने जिसको जो जहां से पास करना है वो पास कर जाएगा, जिसको जिधर रिटेन करना है वो रिटेन कर जाएगा। लगभग 10 मिनट तक हम सेक करते हैं, 10 मिनट्स तक। ओके, ये चीज है। या फिर जो मैनुअल है ना, मैनुअल मतलब मैनुअल जैसे आटा कैसे छानते हो वैसे भी कर सकते हो मैनुअली। आप मतलब बड़ा बड़ा सीव होता है यार, ये 80 mm का सीव समझ रहे हो? 80 mm मतलब 8 सेंटीमीटर, इतने बड़े बड़े। ओके, तो सीव भी बहुत बड़ा साइज का सीव होता है। ठीक है, तो मतलब उसको ना लेबर सब ऐसे पकड़ता है। अरे मेरे पास फोटो है, लेकिन मेरा मैं खुद करवा रहा था। ओके, रेलवे का बालास्ट का सीव एनालिसिस करवा रहा था। तो देखिए लेबर सब क्या है, दो दो लेबर एक तरफ रहेंगे, दो लेबर दूसरे तरफ, 4 लेबर लगते हैं वो सीव को उठा के छन्नी करने में, एक एक बार। समझ में आ रहा है? बड़ा बड़ा साइज का होता है सीव, तो उसको यूज करके छन्नी किया जाता है। रेलवे का बालास्ट का सीव एनालिसिस करते हैं तो वो ग्रेवल सीविंग होता है, कोर्स सीविंग होता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो वही है आप तुम्हारा। तो या फिर तुम मैनुअली करवा सकता है, या फिर आप उसका मतलब लेबोरेटरी वगैरह में हो तो वहां सीव सेकर वगैरह होगा, वहां पे डाल के आप कर सकते हैं। दोनों में दोनों तरह का अलग अलग उपाय है। ठीक है, किसी भी तरह से किया जा सकता है, मैनुअली भी किया जा सकता है, या फिर सीव सेकर को इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ओके, बड़े बड़े होते हैं, ऐसा नहीं समझना ये छोटा छोटा सिंगल अकेले कर लोगे। ये ग्रेवल वाला है, ठीक है, अकेले नहीं होता है, बड़ा बड़ा साइज का होता है, 2-2 मीटर साइज का होता है पूरा, बड़ा बड़ा। 4-4 आदमी लगते हैं उसको मतलब ये सेक करने में उठा के। ओके, क्योंकि जो सैंपल हम लोग कंसिडर करते हैं सीव करने के लिए 25 से 30 किलो सैंपल लेते हैं। समझो 25 से 30 किलो उठा के ऐसे सेक करोगे, वो भी उतना बड़ा चीज को अकेले कैसे? हनुमान जी हो क्या? नहीं होता है ना? 4 आदमी रहते हैं और मिला के सेक करते हैं। ठीक है, इमेजिन हो रहा है आपको? मतलब अरे इस तरह से होता है, मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये ऐसा होगा, ये सीव होगा, ठीक है, बड़ा सा, इसमें ओपनिंग्स होगा, यहाँ एक हैंडल, इधर एक हैंडल, इधर एक हैंडल, इधर एक हैंडल, यहाँ एक आदमी, इधर एक आदमी, इधर एक आदमी, इधर एक आदमी, बस आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, समझ गया बात को? अब यही होता है, यही है सीव। इसी में सैंपल डालोगे, ओपनिंग्स होता है, जो पास किया किया, जो रिटेन हुआ उसको कलेक्ट कर लो। फिर जो कलेक्ट किया, फिर बगल में वेट मेजरमेंट के लिए भी मशीन रखते हैं हम लोग, स्प्रिंग बैलेंस वगैरह जो भी है, वेट मेजर कर लो। ठीक है, वहां से फिर सैंपल मतलब सीव एनालिसिस हो जाती है। ये चीज होता है। रेलवे में सीव एनालिसिस करने का क्या जरूरत है? अरे भाई हमको वो लगाना है ना, जो बालास्ट का स्टैक तुमने जमा करवाया, पत्थर तुड़वा के जो कंपनी स्टैक मंगवा के रखा है,
वो स्टैक में जो हमको आइडियल सैंपल साइज चाहिए वो क्या आइडियल बालास्ट साइज है कि नहीं है। ठीक है, मतलब देखो सभी तो एक जैसा यूनिफॉर्म वो लाना मुश्किल है भाई, कुदरत में सब एक जैसा नहीं होते हैं। दो आदमी अगर एक जैसा दिखता भी है तो उसका कहीं ना कहीं बाल, नंबर ऑफ बाल अगर गिनोगे तो वो डिफरेंस कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो कोई भी चीज एक दूसरे से एकदम एग्जैक्टली सिमिलर तो होगा नहीं, समझ रहे हो। तो वो जो बालास्ट का स्टैक जमा करेंगे तो उसमें डिफरेंट साइज ऑफ बालास्ट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वो साइज होना चाहिए जो हमें रिक्वायर्ड है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए सीव एनालिसिस करके वो परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड साइज है उसमें उसका उसमें कितना परसेंट है। ठीक है, वो कम से कम 80 टू 90% वो होना चाहिए, समझ गए। तो इस हिसाब से फिर 85% तक मैंने पास करवाया था। ठीक है, ऐसे रेलवे वाला तो बोल रहा था मोर देन 1992, उतना अचीव करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। 85 तक हमने पास करवा लिया था, 80 से ऊपर था पास करवा लिया था। ओके, और एक चीज बताता हूँ इंटरेस्टिंग, यहीं पर अभी इतना बात बता ही दिया तो ये पास करवाने के लिए मुझे बुलाया गया था अलग से। एक्चुअली वो मेरे मामा जी की कंपनी थी, तो जिस जोन में वो काम चल रहा था ना, ठीक है बताता हूँ, ये एमपी में चल रहा था, एमपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर के ऊपर। तो वहां के जो डिप्टी चीफ इंजीनियर सर थे रेलवे के, वो मेरे को बहुत बढ़िया पसंद करते थे, समझ गए। तो इसलिए मैं फिर मेरे को बुलाया था ताकि तुम कुछ कैलकुलेशन वगैरह साइड पे रह के फोटो कम से कम खिंचवा लो भाई, है ना, ताकि मतलब वो ट्रस्ट, एक ट्रस्ट होता है ना, एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि मतलब चलो हाँ हाँ ठीक है पीयूष था, हाँ चल ठीक है सही होगा, पास हाँ चल पास, इस चीज का बेनिफिट उठाने के लिए। लेकिन करप्शन नहीं किए, है ना, वो चल जाता है। ओके, बात क्या होता है जब आप बालास्ट रेलवे पे ट्रैक पे बिछाएंगे, उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो अपने आप मतलब बहुत सारा पार्टिकल 10-15% तो वेस्ट होता ही होता है, समझ गए। और नीचे पहले तो नीचे दब जाता है बहुत सारा चीज सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर। ओके, जो मुर्रम वगैरह भी डालते हो उसमें भी दब जाएंगे, क्योंकि देखो यार सभी लोग अच्छे से परफेक्टली काम तो नहीं करता है, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ मतलब खामियां होती ही होती है। तो बहुत सारा बालास्ट तो मुर्रम में दब जाता है, उसमें मिल जाता है ब्लैंकेट मटेरियल में मिल जाता है। ठीक है, खैर वो अलग चीज है, छोड़ो, हम सॉइल मैकेनिक्स पे फोकस करते हैं। ओके, वो प्रैक्टिकल चीजें थी। चलिए ये मैंने लिख दिया, ठीक है, पता नहीं ये पढ़ाया हो कि नहीं, अभी बीच में कॉल आ गया था। ओके, सीविंग इज डन, लिखिए इसको, अगर हो गया तो रिपीट कर रहा हूँ। सीविंग इज डन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट, 10 मिनट तक कम से कम आपको सीविंग करना है, आइदर मैनुअली और मैकेनिकली बाय यूजिंग sieve seeker, and percentage of weight retained on each sieve is noted, percentage of weight retained on each sieve is noted। देखो क्या एक लॉजिक है, प्रैक्टिकल लॉजिक है। परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन्ड क्यों हम निकालें, सर फाइनेंस भी तो निकाल सकते हैं। तो बात क्या होता है ना, सुनो बाबू, सुविधा होती है परसेंटेज वेट निकालने में, मतलब परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन्ड ऑन ईच सीव, ये निकालने में सुविधा होता है। क्यों, जब हम सीव करते हैं तो इमेजिन करते चलना, सबसे पहले ग्राउंड पे कर रहे हैं, बालास्ट का स्टैक बगल में है, फील्ड पे खड़े हैं, सीव एनालिसिस कर रहे हैं, तो नीचे तिरपाल बिछाते हैं। ठीक है, नीचे बिछा दिया अपन लोगों ने तिरपाल, पहला सीव लिया, सीविंग कर रहा है, तो जो भी छन के गिरेगा वो इस तिरपाल के ऊपर, कोई इधर फेंकाया, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, इधर उधर, ऐसे स्प्रेड हो जाता है। और जो रिटेन्ड है वो सीव के ऊपर ही है, तो वो सीव को सीधा लेके जाते हैं वेट मेजरमेंट मशीन के पास, वहां से जितने भी रिटेन्ड एक एक करके उठा के डाल दो, उसका वेट रिकॉर्ड कर लो, सीव साइज, मतलब सीव का जो भी साइज है उसके करस्पॉन्डिंग इतना परसेंट रिटेन, सीधा मेजरमेंट। नहीं तो सोचो तिरपाल में जो गिरा है उसको बिछोगे, उठाओगे, फिर उसको लेके जाओगे, परसेंटेज फाइननेस देन दिस निकालोगे, उससे बेटर है रिटेन निकाल लेंगे। और इसका अपोजिट होता है परसेंटेज फाइननेस, वहां से वो फाइन परसेंट, सॉरी परसेंटेज फाइननेस बोल रहा हूँ, परसेंटेज फाइनर, नॉट फाइननेस बाबू, परसेंटेज फाइनर, वो निकाल लेंगे। 100 से इसको माइनस करेंगे परसेंटेज रिटेन को, तो परसेंटेज फाइनर निकल जाएगा ना, यही है। तो वो लॉजिक यूज करते हैं, तो ये सुविधा होता है। ठीक है, तो हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, अगर कोई स्टेटमेंट लिखा जाता है तो उसके पीछे भी लॉजिक होता है, ऐसे ही बेतुका टाइप से नहीं लिख देते हैं लोग। ओके, तो वही सीखने के लिए आप इधर हो।
तो परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन्ड ऑन ईच sieve इज नोटेड टू फाइंड द परसेंटेज फाइनर देन करस्पॉन्डिंग साइज। टू फाइंड परसेंटेज फाइनर देन करस्पॉन्डिंग साइज, तो हम वो डायरेक्टली ना निकाल के परसेंटेज वेट रिटेन निकालते हैं। वाई? ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का आंसर तुम लोग को मालूम है अब, ठीक है। वो इसलिए मालूम है क्योंकि मैं काम करके आया हूं साइट पे, चीज करके, इसलिए मैंने आपको बताया। ये तो पूछ लेना, यही सिंपल एक बेसिक सा क्वेश्चन जाके जो बड़े बड़े अवतार है ना यूट्यूब पे, जाके पूछ लेना। नहीं जानते, नहीं बोल पाएंगे। रीजन? वो लोग कभी जिंदगी में अपना साइट नहीं देखे हैं, वही रीजन है पहला तो वो, ठीक है। अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी वो झूठ से ही लिख के रखते हैं, मैक्सिमम मोर देन 90% लोग। भड़का नहीं रहा हूँ, रियलिटी यही है। भले ही आपका दिल में चोट लगा होगा अगर मान लो कुछ बच्चों का, तो भाई एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। और मैं अगर कुछ ज्यादा बोल गया तो मुझे माफ कर दीजिए। चलिए, तो ये समझ गए आप। इसके आगे एक कैलकुलेशन करते हैं टेबुलेटेड फॉर्म में। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि ये कैसे किया जाता है, जो किताबी लैंग्वेज है। उसके बाद जो अपना देसी तरीका था, जो हमने पहले अभी एग्जांपल के तौर पे समझाया था, उसको यूज करके सेम चीज कैलकुलेट करेंगे, जो कि अपने को क्वेश्चन सॉल्विंग करते वक्त यूज करना है। किताबी तरीका भी बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए जो हम यूज करेंगे अपने लिए वो भी बताऊंगा, ठीक है। एक लॉजिक और, लॉजिक क्या, जो सैंपल हम यूज करते हैं बेसिकली वो ड्राई सैंपल यूज करते हैं। ड्राई सैंपल इज यूज्ड। क्या रीजन हो सकता है? देखिए, ड्राई सैंपल हम बेसिकली इसलिए यूज करते हैं ना, मान लो गीला हो गया है, उसका जो ट्रू वेट है वो नहीं मिलेगा, पानी के कारण कुछ और वेट मिल रहा है। एक तो वो चीज हो गया, प्लस अगर वो सैंपल गीला हो गया, मान लो पत्थर रिबाला गीला हो गया है, ठीक है, तो गीला हो जाने के कारण अगर वो डस्ट के कांटेक्ट में आएगा तो उसके सरफेस पे बहुत सारा इधर उधर का मिट्टी भी जमा हो जाएगा, तो उस कारण से वेट अल्टर हो सकती है। इसलिए जनरली जो सैंपल होता है वो ड्राई सैंपल हम कंसिडर करते हैं। ड्राई सॉइल पे सीव एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। ये मैक्सिमम केसेस में। एक और प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं वेट सीविंग, ठीक है। वो वेट सीविंग एक स्पेशल कंडीशन में किया जाता है, वो भी फाइन सॉइल के लिए, जो कि बेसिकली सैंड के लिए किया जाता है। ये ग्रेवल वगैरह में इन सब चीजों में नहीं करते, और मैक्सिमम केसेस में हम ड्राई सीविंग ही करते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये रहा एक्सपेरिमेंट, ये आपका फॉर्मेट, ठीक है। ये फॉर्मेट को समझिए, कॉपी पे बहुत अच्छे तरीके से इस फॉर्मेट को आपको लिखना है। मैं समझाता हूं। लेट एक्सपेरिमेंट इज डन 100 ग्राम ऑफ ओवन ड्राई, देखो ड्राई, ड्राई सॉइल बोला था। ओवन ड्राई सॉइल इज टेकन, फाइंड परसेंटेज फाइनर देन 10 mm। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आप निकालिए परसेंटेज फाइनर देन 10 mm। अब वो परसेंटेज फाइनर देन 10 mm निकालने के लिए हमको ये पूरा का पूरा टेबल बनाना होगा। ये टेबल क्या है, जो डेटा आपको गिवन है वो क्या है, पहले मैं आपको बताता हूँ। सीव साइज इन mm आपको गिवन है 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm। अब गिवन है सेकेंड कॉलम वेट, WT माने वेट, कॉमा रिटेन्ड ऑन ईच सीव इन ग्राम। तो ये वेट रिटेन्ड ऑन ईच सीव, हर एक सीव पर कितना वेट रिटेन्ड हुआ, इसका डेटा गिवन है। 80 mm के ऊपर 5 ग्राम, 40 mm के ऊपर 25 ग्राम, इसके ऊपर 35 ग्राम, और फिर ये 15 ग्राम, और ये 20 ग्राम। तो दिस आर दी वेट रिटेन्ड ऑन ईच सीव। अब देखो 80 ग्राम के ऊपर 80 mm के ऊपर 5 ग्राम रिटेन्ड हुआ, 40 mm के ऊपर 25 ग्राम, टोटल कितना 30। फिर 30 और 35 कितना 65, 65 प्लस 15 उधर 70, और ये 80, 80, 80 प्लस 20 100, तो टोटल 100 ग्राम आ गया। कहीं ना कहीं सब कुछ कुछ अमाउंट में रिटेन कर गया, तो टोटल का सम लोगे तो 100 ग्राम ही मिलना चाहिए। तो 100 ग्राम का सैंपल साइज आपका था ही। ओके, नाउ ये दो डेटा आपको बस गिवन है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं गिवन होगा। ये दो डेटा आपको गिवन होगा और कुछ नहीं गिवन होगा, और आपको निकालना है परसेंटेज फाइनल द 10 mm। तो ये किताबी, दिस इज द बुक कॉन्सेप्ट,
ये किताबी लैंग्वेज में जाएंगे, किताबी पैटर्न में, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। और ये एक्चुअली ये तरीका भी है, जब आप लैब लैब मतलब काम करोगे साइट पे, तो जो फील्ड, ठीक है, मतलब जो टेस्ट क्वालिटी कंट्रोल का जो किताब होगा, है ना, उसमें जो आप शो करोगे फॉर्मेट, दिस विल बी दी फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आपको शो करना है। समझ में आ रहा है? तो देखिए, तो वेट रिटेन्ड ऑन ईच सीव आपने कैलकुलेट कर लिया, जो कि बहुत बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज वेट रिटेन्ड कितना, हर एक सीव के ऊपर परसेंटेज वेट रिटेन्ड कितना, ये आपको निकालनी है। अपना अपना निकालो, हर एक सीव के ऊपर परसेंटेज वेट रिटेन्ड कितना। जैसे यहाँ पे पहला 80 mm के ऊपर कितना परसेंटेज, अब बोलोगे 5 ग्राम तो रिटेन हुआ ही सर टोटल 100 ग्राम में से, तो 5/100 इंटू 100, 5 ग्राम हो गया सर यहाँ, सॉरी 5% हो गया सर, 5% यहाँ रिटेन हुआ। 40 mm के ऊपर कितना रिटेन हुआ, आप बोलोगे सर 25 ग्राम ना रिटेन हुआ है, कितना में से, 100 ग्राम में से, तो 25 का 100 का कितना है, 25% सिंपल, है ना, तो आप बोलोगे 25% यहाँ रिटेन हो गया सर। फिर 20 mm के ऊपर कितना ग्राम रिटेन हुआ, 35 ग्राम सर 20 mm के ऊपर रिटेन हुआ है, माने कि ये तो सीधा 35% हो ही गया सर। 100 का 35 कितना होता है, 35%। नाउ ओवर 10 mm, आप बोलोगे सर 10 mm के ऊपर परसेंटेज रिटेन्ड जो है, दैट इज योर 15% सर। ठीक है, 10 बस, मतलब ये 15% ये किसके ऊपर है, 15% जो 10 mm का सीव है, जस्ट उसके ऊपर कितना रिटेन्ड हुआ, तो वो है आपका 15%। सिमिलरली ये 4.75 mm के ऊपर कितना रिटेन हुआ, बोलोगे सर इधर तो हो गया आपका 20% रिटेन, क्योंकि ये 20 ग्राम यहाँ पे रिटेन बात कर रहा है, तो 20% उधर हो गया रिटेन। समझ में आया? तो ये इस तरह से सारा का सारा सॉइल कहीं ना कहीं रिटेन हो गया इतना इतना परसेंट में, तो ये इंडिविजुअल परसेंटेज है, मतलब इंडिविजुअल सीव साइज के ऊपर कितना रिटेन हुआ है। क्लियर है? तीसरा कॉलम ये हमने कैलकुलेट किया, तीसरा कॉलम कैलकुलेट करेंगे, क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड ओवर एनी साइज। क्यूमुलेटिव, CUMMULATIVE, क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड। 80 mm का जो सीव था, इसके ऊपर टोटल रिटेन्ड कितना हुआ, टोटल 5%, क्योंकि 80 के ऊपर कोई सीव नहीं, और 80 के ऊपर जितना रिटेन्ड हुआ उतना ही क्यूमुलेटिव रिटेन्ड, 5% ओनली। 40 mm के ऊपर टोटल कितना सॉइल रिटेन हुआ है, अब बोलोगे सर 40 mm साइज के ऊपर तो 40 mm के ऊपर ही 25 हुआ था, और 80 mm के ऊपर 5 हुआ था, तो 40 mm से बड़े कितने साइज हैं टोटल, अगर परसेंटेज में आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो वो होगा 25 + 5, 30%। तो दिस इज द क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड ओवर एनी साइज। उसी तरह से 20 mm के ऊपर मैं पूछूं, तो आप बोलोगे सर जस्ट 20 mm के ऊपर तो इंडिविजुअल 35 रिटेन हुआ था, अब उसके ऊपर 40 mm के ऊपर 25 रिटेन हुआ है, फिर 80 के ऊपर 5 रिटेन हुआ है, तो टोटल अगर मैं हिसाब लगा रहा हूं साहब, तो 65% आपको मैंने बता दिया आंसर। तो इस तरह से हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन निकालते हैं, तो ये 65, फिर 65 में से यहाँ कितना हो गया, मतलब 10 mm के ऊपर टोटल कितना रिटेन्ड है, 10 mm के ऊपर टोटल रिटेन्ड हो गया तुम्हारा 70, और ये 80%। फिर 4.75 mm के ऊपर टोटल कितना रिटेन्ड है, यहाँ बोलोगे तो बोलोगे सर यहाँ तो 20 + 80 वो 100% हो ही गया, तो 4.75 mm से कोई छोटा पार्टिकल है क्या इस सीव एनालिसिस में, नहीं, क्यों, सारा का सारा 4.75 mm के ऊपर रिटेन हो गया है, मतलब 4.75 mm से फाइनर इधर है नहीं। पहला एक चीज यहाँ से, एक टेबल से ये क्लियर हुआ। नाउ अब परसेंटेज फाइनर निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, अब परसेंटेज फाइनर का जो फॉर्मूला है, इक्वल टू 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड। अच्छे से लिखो फॉर्मूला, 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड, 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड। जैसे कि परसेंटेज फाइनर देन 80 mm साइज, 5 रिटेन्ड हुआ है, तो 80 से छोटा कितने साइज है, टोटल 95%, 100 माइनस क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड, तो 100 माइनस 5, 100 minus 5 which is your 95% finer than 80 mm साइज। 40 mm से कितना फाइनर है, बोलोगे क्यूमुलेटिव यहाँ तो 30% रिटेन हुआ है, तो परसेंटेज फाइनर इज 70%, 100 माइनस 30 जो होगा 70% इज परसेंटेज फाइनर देन 40 mm। नाउ परसेंटेज फाइनर देन 20 mm, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं सर,
100 माइनस 65, दैट इज योर 35%। परसेंटेज फाइनर देन 10 mm। आप बोलोगे सर 100 माइनस 80 करिए, 20%। परसेंटेज फाइनर देन 4.75, 100 माइनस 100, 0। तो हर एक साइज से परसेंटेज फाइनर आपने निकाल लिया। अब मेरे को जो क्वेश्चन में आंसर पूछा था 10 mm साइज से परसेंटेज फाइनर कितना है, तो माय आंसर इज 20%। तो ये केवल एक छोटा सा आंसर बताने के लिए आपको इस फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करके कैलकुलेशन करना होगा। मान लो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव इंजीनियरिंग सर्विस का या एसएससी जेई का या और कोई स्टेट एई जेई का, तो क्या इतना बड़ा टेबल बनाओगे, इस तरह से कैलकुलेशन करोगे, फिर निकालोगे क्या चीजों को? नहीं। और इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कैलकुलेटिव क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए, कैसे डील करना है, वो चीज सीखो जो अपना देसी तरीका को फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सीव दिखा दो, कौन कौन सा था, 80 था, फिर तुम्हारा 40 यूज हुआ है, फिर 20 यूज हुआ है, फिर 10 यूज हुआ है, फिर 4.75 यूज हुआ है। ना टोटल सैंपल साइज था 100 ग्राम। 100 ग्राम में हुआ क्या, 80 mm के ऊपर 5 ग्राम रिटेन्ड हो गया, तो 5 कितना हो गया रे बाबा, 95। अब ये 95 ग्राम में से 40 mm के ऊपर कितना रिटेन्ड हो गया है, 25 ग्राम। तो पास कितना कर गया, फिर 95 माइनस 25 कर दो, 70 पास कर गया भाई, 70 ग्राम पास कर गया। ठीक है। अब ये जो 70 ग्राम है इसमें से 35 ग्राम तो रिटेन्ड हो गया 20 mm के ऊपर, 35 ग्राम यहीं पे रिटेन्ड हो गया, तो पास कितना कर गया, 35 ग्राम और पास कर गया, 35 गुना 70, तो आधा रिटेन हो गया, आधा पास कर गया। अब ये 35 ग्राम जो इधर पास किया 10 mm से ये गुजरेगा, तो 10 mm के ऊपर कितना रिटेन हुआ था, 10 mm के ऊपर रिटेन हुआ है 15 ग्राम, तो पास कितना कर गया, 20 ग्राम। अब ये 20 ग्राम जो 10 mm से पास किया वो 4.75 से रिटेन नहीं किया, उस सॉरी पास नहीं किया, वहीं पे रिटेन कर गया। ठीक है। अब तुमसे पूछा परसेंटेज फाइनर देन 10 mm, तो परसेंटेज फाइनर देन 10 mm निकालना है, तो सिंपली ये देखो, ये 10 mm से अभी फिलहाल कितना ग्राम पास कर रहा है, 20 ग्राम ही तो पास कर रहा है 10 mm से। 10 mm से कितना ग्राम पास कर रहा है, 20 ग्राम। तो ये जो परसेंटेज फाइनर का यही मतलब होता है ना, जो 10 mm से पास कर रहा है वही आपको बतानी है। तो 20 ग्राम ही आउट ऑफ 100 ग्राम पास कर रहा है। 100 ग्राम टोटल सैंपल साइज था, जिसमें से 20 ग्राम मात्र पास कर रहा है, इंटू 100, तो इक्वल टू 20% फाइनर देन 10 mm साइज। ठीक है। अब ये जो परसेंटेज फाइनर है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है n%। ठीक है, ऐसे जैसे मतलब n% मतलब टैली करो, 20% फाइनर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 20%, तो n इक्वल टू हो गया तुम्हारा 20, 10% फाइनर, 5% फाइनर, 10%। ये नोटेशन में क्यों बताया, क्योंकि जो हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर बनाएंगे तो वहां पे n% लिखा हुआ रहेगा नोटेशन। n% मतलब परसेंटेज फाइनर, समझ गए? ओके। तो इसको मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नोटेशन होता है, n% मतलब परसेंटेज फाइनर का नोटेशन होता है, नोटेशन फॉर स्टैंडर्ड नोटेशन है ना, जो किताबों में हर जगह यूज किया जाता है। नोटेशन फॉर परसेंटेज फाइनर देन ए पर्टिकुलर साइज, देन ए पर्टिकुलर साइज। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया अब चीजें आपको? ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो देखिए हमारा जो देसी तरीका था उसको यूज किया तो एक ही स्टेप में आंसर निकल गया, बस ये एनालिसिस। तो ये इस तरह से करना सीख जाओ।
यही काम करेगा आपको आगे चल के सारा का सारा कैलकुलेशन से, ठीक है। क्योंकि बार बार हमको टेबल नहीं बनाना है, वो टेबल का फॉर्मेट मैंने एक बार बता दिया कि उस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है टेबल का, उस फॉर्मेट में डेटा को प्रेजेंट करके कैलकुलेशन किया जाता है। बट ये अपना तरीका है जिसको हम आगे अब यूज करेंगे पूरा सॉइल मैकेनिक्स। जब भी मैं पढ़ाऊंगा इन सब चीजों के ऊपर, पार्टिकल साइज एनालिसिस करूंगा, है ना, सॉइल क्लासिफिकेशन में, इसी तरह से सीव एनालिसिस की जहां भी बात आएगी मैं एनालिसिस इसी तरह से करके कैलकुलेट करूंगा, आंसर निकालूंगा। क्योंकि गेट में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वहां पे हमको लिख के प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, हमको बस अपना कैलकुलेशन मेरा सही होना चाहिए, तो वो तरीका ये है। समझ गए? तो इस चीज को, ओके। तो ये है आपका कोर्स सीविंग, ठीक है। तो परसेंटेज फाइनल इतना इस तरह से हम निकालते हैं। अब हम करेंगे फाइन सीविंग, उसको भी देखते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। सेकेंड, फाइन सीविंग। फाइन सीविंग मतलब सैंड सीविंग, सैंड का सीव एनालिसिस। अब ये कब किया जाता है? सबसे पहला तो तब किस तरह के सॉइल के लिए किया जाता है? सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल स्मॉलर देन, स्मॉलर देन 4.75 mm सीव, 4.75 mm, है ना। नाउ 4.75 mm का सीव जो हम यूज किए थे, देखो कोर्स सीविंग में यूज किए थे, तो फाइन सीविंग में क्या हम 4.75 mm का सीव यूज करेंगे? नहीं यूज करेंगे, उससे छोटा। तो यहाँ 2 mm सीव से शुरू होता है, 2 mm 1 mm ऐसा चलेगा, ठीक है। जैसा हमने कोर्स सीविंग में सीव को रखा, फिर सॉइल सैंपल डालेंगे, फिर सेक वगैरह करेंगे, है ना, वेट परसेंटेज वेट रिटेन वगैरह निकालेंगे, फिर वहां से परसेंटेज फाइनल निकालेंगे, सब कुछ सेम है यहाँ, सेम उसी जैसा करते हैं। बस यहाँ पे सेट ऑफ सीव जो है वो अलग यूज करते हैं, और उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जो सेट ऑफ सीव है दैट इज डिफरेंट, मतलब डिफरेंट ऑफ डिफरेंट साइज। क्लियर है? नाउ यहाँ पे एक गड़बड़ी आती है कब? जब हमने बोला था ये जो फाइन सीविंग या सैंड सीविंग है, ये अगेन 2 तरीके का है। एक तो आपका ड्राई सीविंग है, दूसरा है वेट सीविंग। तो ड्राई सीविंग तो नॉर्मल है, ठीक है, वो कर रहे हो, सैंड लिया, सैंड का सीव एनालिसिस कर लिया, वो ड्राई सीविंग। लेकिन वेट सीविंग कब करेंगे, इसका एक स्पेशल कंडीशन है। देखो याद करो, मैंने आपको सॉइल में परसेंटेज फाइननेस निकालने के लिए बोला था। परसेंटेज फाइननेस मींस परसेंटेज ऑफ सिल्ट एंड क्ले इन सॉइल। तो अगर सैंड में सिल्ट एंड क्ले है, ठीक है, अगर सैंड में सिल्ट एंड क्ले कंटेंट है, मींस अगर फाइन ग्रेन सॉइल है सैंड में, और इनका पोर्शन जो है ना, परसेंटेज वो ज्यादा है, मान लो ज्यादा कहने का मतलब है मोर देन, लेट्स सपोज फॉर मोर देन 5%, तो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ परसेंटेज फाइननेस है इसमें। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? वेट सीव एनालिसिस होता है। वेट सीव एनालिसिस होने का क्या मतलब है? बेसिकली बात ये होता है, जो सिल्ट एंड क्ले कंटेंट है उसको हमको सैंड से रिमूव करनी है। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, कैसे रिमूव करोगे? सैंड को धो दो, वॉशिंग ऑफ सैंड करते हैं, बस। सैंड को वॉश कर देते हैं तो वेट हो जाता है, तो उसके बाद फिर सीव एनालिसिस करते हैं। वो वॉश करने के कारण जो सिल्ट एंड क्ले हैं वो निकल जाते हैं बाहर सैंड के अंदर से। उसके बाद फिर सैंड का सीव एनालिसिस कर लेते हैं, दैट इज योर वेट सीव एनालिसिस। अब हाँ, ये जो वॉशिंग हम करते हैं इसके लिए एक वाटर तो यूज करते हैं, लेकिन वाटर में कुछ और भी मिलाते हैं, कोई एक अलग लिक्विड मिलाते हैं। क्योंकि देखो ये जो सिल्ट एंड क्ले है ये क्या है, कोहेसिव है, ये चिपक जाते हैं, है ना, ये किसी के ऊपर चिपक जाएंगे, तो वो चीज को तोड़ना पड़ेगा, उनके वो जो चिपकने का जो क्षमता है ना, वो जो बॉन्डिंग वो बना रहे हैं, उस चीज को तोड़ना होगा। तो बॉन्डिंग तोड़ने के लिए एक केमिकल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ठीक है। तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को यूज करके वो बॉन्डिंग तोड़ते हैं। तो उसके बाद फिर पानी से जब धो दोगे तो वो अपने आप, चूंकि वो बॉन्ड ही छूट गया है, मतलब सैंड, मान लो कि सैंड के ऊपर एक छोटा सा सिल्ट या क्ले का पार्टिकल, ये मान लो सैंड का पार्टिकल है बड़ा सा, इसके ऊपर छोटा सा सिल्ट या क्ले का पार्टिकल चिपका हुआ था, और सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट मिलाने के कारण इन दोनों के बीच में जो भाईचारा है, जो बॉन्डिंग है, वो छूट गया। अब पानी से धो देंगे तो ये बह नहीं जाएगा पानी के साथ? बिल्कुल बह जाएगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं और कुछ नहीं। समझ गए? तो वो बॉन्डिंग को डिस्टेबलाइज करने के लिए हम केमिकल यूज करते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। क्लियर है? ठीक है। तो वही है वेट सीविंग।
आपको फाइन सीविंग मतलब सैंड सीविंग के अंदर बाकी सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम है। अब वेट सीविंग कब करेंगे, ये स्पेशल कंडीशन भी आपको मालूम हो गया। वेट सीविंग तब करेंगे जब सॉइल में परसेंटेज फाइननेस मोर देन 5% हो, सैंड में खास करके, तब हम वेट सीविंग करेंगे। ओके, परसेंटेज फाइननेस मतलब अगर उसमें सील्टेंट क्ले है तो उसे धोएंगे पानी को यूज करके। ओके, चलिए तो इन सब चीजों को लिखते हैं। ओके, सो फॉर सॉइल पार्टिकल स्मॉलर देन 4.75 mm हम फाइन सैंड या फाइन सीविंग या सैंड सीविंग हम करते हैं। ठीक है, ये दो तरीके का होता है, ड्राई सीविंग एंड वेट सीविंग। तो लिखिए सबसे पहले सेट ऑफ सीव जो इसमें यूज करते हैं, मैं लिखता हूं उसके बाद आप लिखना। तो लिखिए soil particle smaller than 4.75 mm and retained over 75 micron sieve, ठीक है, इसमें कंसिडर किया जाता है। इसके लिए किया जाता है फाइन सीविंग या सैंड सीविंग। स्टैंडर्ड सीव यूज्ड इन दिस सीव आर, इन दिस सीविंग आर, देखिए ये याद रखना, ये सेट एग्जाम में पूछ लेते हैं ये 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, फिर 75 माइक्रोन। समझ गए बात को? तो ये स्टैंडर्ड सेट ऑफ सीव यूज किया जाता है इसमें फाइन सीविंग या सैंड सीविंग में। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि इनमें से कौन सा सीव यूज किया जाता है फाइन सीविंग में, इनमें से कौन सा यूज किया जाता है कोर्स सीविंग में, या फिर ऑर्डर भी पूछ लेंगे, कुछ भी ऐसा पूछ सकते हैं एग्जाम में। इस तरह के भी ऑब्जेक्टिव आते हैं आलतू फालतू, तो ध्यान रखना ये ऑर्डर भी ध्यान रखना। ठीक है, प्लस ये सारे स्टैंडर्ड हैं, बाकी और कुछ देगा तो वो नॉन स्टैंडर्ड है। मान लो ऑप्शन दे दिया 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, फिर 100 माइक्रोन चिपका दिया, कहीं 100 है क्या, मैंने लिखवाया क्या, नहीं, 150, 80 माइक्रोन चिपका दिया, है क्या, लिखवाया क्या, नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है वो। समझ में आ रहा है? तो ये स्टैंडर्ड सेट है जो हम यूज करते हैं, तो ये वो पूछेगा क्वेश्चन आगे। प्रोसीड्यूर इज एग्जैक्टली सेम एज ग्रेवल सीविंग, सब कुछ सेम है, वही एक मास लेना है सॉइल का, उसको पास करवानी है बस, और परसेंटेज वेट रिटेन निकालना है, क्यूमुलेटिव निकालना है, फिर वहां से परसेंटेज फाइनल कैलकुलेट हो जाएगा करस्पॉन्डिंग टू ईच साइज। जो टेबुलेटेड फॉर्मेट मैंने अभी आपको समझाया था ग्रेवल सीविंग के केस में, वही सेम फॉर्मेट इधर यूज होने को है। ओके, तो प्रोसीड्यूर इज एग्जैक्टली सेम एज ग्रेवल सीविंग टू फाइंड आउट द परसेंटेज फाइनर देन ए पर्टिकुलर साइज। क्लियर? आगे आगे लिखिए, इफ सिल्ट एंड क्ले is present in sand, then wet sieving is done, in which sand is washed so that fine particles of silt and clay get removed. इस केस में wet sieving होगा। Next, if silt and clay are not present in sand, then no need of washing the sand, and this sieve analysis is called dry sieving. ठीक है, तो वेट सीविंग कब करना है, ड्राई सीविंग कब करना है, ये बात आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे लिख लो परसेंटेज फाइननेस ग्रेटर देन 5% अगर है तो ये तो कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, ये हो सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ ले वो डेटा के रूप में, तो आप बोलोगे डेटा नहीं दिए थे सर, तो ये लो डेटा भी दे दिया। ओके, और इन जनरल ये भी पूछ सकता है कि कब वेट सीविंग होता है, तो सिल्ट एंड क्ले होने से वेट सीविंग हमको करना है, क्योंकि हम सैंड को हमको वॉश करना होगा ताकि ये रिमूव हो जाए। ऐसा क्यों है, ये कॉन्सेप्ट में अभी समझाता हूँ। ठीक है, वाई वॉशिंग एंड हाउ टू वॉश, वाई वॉशिंग एंड हाउ टू वॉश। देखना, बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सीधा स्टेटमेंट, हाउ टू वॉश। वाई वॉशिंग तो क्लियर है ना, एक चीज, वाई वॉशिंग अगर मैं समझाऊं तो आपको ये बात मालूम है, मान लो ये सैंड का पार्टिकल, तो जो सिल्ट एंड क्ले के पार्टिकल होंगे इससे छोटे होंगे और इसके सरफेस पे चिपक जाएंगे। तो सोचो सिल्ट एंड क्ले के पार्टिकल अगर इसके सरफेस पे चिपक जाएंगे, क्योंकि वो स्टिकी होते हैं, उसमें प्लास्टिसिटी चिपकने की प्रॉपर्टी होती है, कोहेजन होती है, तो वो एडेशन भी होती है, वो चिपक जाएंगे। ठीक है, जब वो चिपक जाएंगे ड्यू टू देयर स्टिकी नेचर, तो इस तरह से सोचो एक सैंड पार्टिकल के ऊपर चारों बगल सिल्ट एंड क्ले चिपक के एक बड़ा पार्टिकल बन, तो सीव करोगे तो वो उधर से पास होगा ही नहीं, भले वो सैंड का पार्टिकल है लेकिन पास नहीं हो रहा है।
उसी तरह से ये चिपका है तो ये अपने मतलब, और ये क्या करेगा, दूसरे सैंड पार्टिकल को भी चिपका देगा, तो आपस में एक बड़ा पार्टिकल सैंड का बन जाएगा गोला, मतलब क्ले बालू सबका मिला के एक गोला, ऐसे ऐसे गोल 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 वो बन जाएंगे। तो वो नहीं चाहिए, वो चीज को हमको रिमूव करना है, वो इमेजिन हो रहा है। ओके, वो चीज बन जाएगी। तो ये लिखो, ये सैंड है और ये सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल। ये क्या करते हैं, स्टिक टू द सरफेस ऑफ सैंड, स्टिक टू द सरफेस ऑफ सैंड। क्लियर है? नाउ, तो हाउ टू वॉश? वेल ये जो मैंने आपको पूरा सिस्टम बताया कि ये किस तरह से इमेजिनेशन करने के लिए जो बोला कि ये जैसे एक ये पार्टिकल्स है, इस सैंड के दाने पे अटैच हुआ है, तो फिर दूसरा सैंड का दाना इस पे अटैच होगा, फिर उस पे कुछ सिल्ट एंड क्ले तो उसके साथ दूसरा, फिर ऐसे एक बड़ा गोला बन जाएगा। ये जो गोला है ना, इसको हम बोलते हैं फ्लॉक। इन्वायरमेंट में पड़ा होगा फ्लॉक फॉर्मेशन, है ना, फ्लॉकुलेशन चैम्बर होती है, तो यही वो फ्लॉक बन गई। मतलब ये सिल्ट एंड क्ले एक तरह का बाइंडिंग जैसा काम कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को जोड़ के एक फ्लॉक बनाता है। समझ रहे हो, फ्लॉक। तो ये फ्लॉक फ्लॉक बन जाती है। तो वो फ्लॉक को डिफ्लॉक करना है, मतलब इनका बॉन्डिंग जो है, जो बॉन्डिंग है जिसके कारण फ्लॉक बन रही है, वो बॉन्डिंग को तोड़ना है। मतलब ये जो सिल्ट और क्ले पार्टिकल जो इस सैंड के सरफेस पे चिपके हुए हैं, उसको उसको तोड़ना है, उस इनको डिस्पर्स करना है, उनको वहां से हटाना है, डिफ्लॉक करना है। इसके लिए हम डी फ्लॉकिंग एजेंट का यूज करते हैं, जिसका नाम है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। समझ गए? तो सबसे पहले इस सॉइल में जो जो मतलब इस सैंड है जिसमें आपको सीव एनालिसिस करना है जिसके ऊपर, उसमें हम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट मिला के अच्छे से सैंड को मिला देंगे, फिर पानी मार देंगे, तो वो सिल्ट एंड क्ले अपने आप वहां से निकल जाएगी, डिफ्लॉक होके। समझे? वही चीज है। तो आगे लिखिए। ठीक है, ये डायग्राम आप बना लेना, ये सैंड पार्टिकल, फिर ये सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल स्टिक टू द सरफेस ऑफ सैंड एंड फॉर्म्स फ्लॉक, ऐसे लिख लो, एंड फॉर्म्स फ्लॉक, फ्लॉक। ओके, चलो आगे लिखो। इन वेट सीविंग में हम क्या करते हैं, फॉर वॉशिंग वॉशिंग सिल्ट एंड क्ले फ्रॉम सैंड, 2 ग्राम, कितना ग्राम, 2 ग्राम, डेटा इंपॉर्टेंट, ऑफ सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट NaPO3 ब्रैकेट 6 इज यूज्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी लो, उसमें 2 ग्राम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट करो और उस पानी से वॉश करो। ठीक है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट जो है ये एक तरह का डिस्पर्सिंग एजेंट है या फिर डिफ्लॉकेटिंग एजेंट है, मतलब वो फ्लॉक जो बना रहा है ना सिल्ट एंड क्ले, वो फ्लॉक को डिफ्लॉक करेगा, वो उनका बॉन्डिंग को तोड़ेगा। ओके, तो ये चीज हम इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इन फ्लॉक। ओके, वहां पर भी फ्लॉक डिफ्लॉक। तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट एक्ट एज डिस्पर्सिंग एजेंट और डिफ्लॉकेटिंग एजेंट विच ब्रेक फ्लॉक ऑफ सिल्ट एंड क्ले। क्लियर है? तो वो सिल्ट एंड क्ले का फ्लॉक ब्रेक कर देगा सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, बस पानी तो मार ही रहे हो, तो वो पानी में, पानी का जो प्रेशर होगा उसमें वो फ्लो होकर निकल जाएगा। पानी जो बह के निकलेगी ना, तो सिल्ट एंड क्ले भी उसमें घुल मिल के बह के निकल जाएगा। तो बचा क्या, सैंड, तो वो सैंड को यूज करो और सीव एनालिसिस करो और डिफरेंट मतलब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बना लो उसका। बस ये है, दिस इज योर वेट सीविंग। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, तो ये वेट सीविंग कंप्लीट, इसी के साथ हमने कंप्लीट किया। तो अब देखिए, अब एक नोट समझिए, क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव, सीधा पीएसयू में पूछेंगे। क्वांटिटी ऑफ quantity of sample used in sieve analysis, sample used in sieve analysis। कोई नहीं पढ़ाता ये सब, मैं पढ़ा रहा हूं। बात क्या है ना, छोड़ो बाद में बात करेंगे। क्वांटिटी ऑफ सैंपल यूज्ड इन sieve एनालिसिस, ठीक है।
कितना यूज होता है। देखिए बात क्या है, लोग स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं करते, अपन करते हैं। जो क्वांटिटी ऑफ सैंपल यूज्ड है ये डिपेंड करता है मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल कितना है उस सैंपल में। इसके ऊपर डिपेंड करेगा मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल। मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल लेट्स सपोज 80 mm है, मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल लेट्स सपोज 20 mm है, ठीक है, या फिर मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल लेट्स सपोज कि 4.75 mm। ओके, ये तीन डेटा मैं दे रहा हूं, तीनों याद रखना। मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल अगर ज्यादा तो सैंपल साइज रिक्वायर्ड फॉर सीव एनालिसिस भी ज्यादा। अगर मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल आपका 80 mm तक है, अगर जो सॉइल सैंपल है उसमें जिसपे सीव एनालिसिस करना है, जैसे ग्रेवल वगैरह का, तो मैं बोला था चार चार आदमी लगता है। क्यों? 60 kg तक सैंपल हम कंसिडर करते हैं। चार आदमी मिलके 60 kg, 55-60 kg तो सेक करेगा, ठीक है। 60 kg तक सैंपल हम कंसिडर करते हैं सीव एनालिसिस में। अगर 20 mm तक मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल है आपका सैंपल में, तो जो सैंपल साइज होगा 6.5 kg। और अगर मान लीजिए मैक्सिमम साइज अप टू 4.75 mm है, तो जो साइज होगा 0.5 kg तक, इतना हम लेके सीव एनालिसिस करेंगे। तो ये ध्यान रखना लॉजिक कि मैक्सिमम साइज के ऊपर डिपेंड करता है सैंपल साइज कि कितना केजी यूज करके सीव एनालिसिस करेंगे। तो इसी के साथ हमने ये सीव एनालिसिस, मैकेनिकल एनालिसिस कंप्लीट किया। ग्रेवल का, सैंड का आपने देखा। अब जो हमारे पास टॉपिक बचता है वो टॉपिक बचता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस, जो कि हम फाइन ग्रेन सॉइल के ऊपर अप्लाई करते हैं। सिल्ट एंड क्ले में पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम फाइन ग्रेन एनालिसिस करते हैं, जिसमें हमारे पास दो मेथड है, हाइड्रोमीटर एंड पिपेट मेथड। ये सब कोई नहीं पढ़ाएगा, हाइड्रोमीटर एंड पिपेट मैं ही पढ़ाऊंगा। बहुत सारे लोगों को ये लॉजिक क्लियर नहीं होता, आप पूरा यूट्यूब पे देख लो। ऑफलाइन हाँ चलो ठीक है, जो नाम जानते हो बहुत बड़े बड़े, चलो वहां पे लड़के पढ़ा देंगे, वहां पढ़ाते भी है, वहां पढ़ा देंगे। लेकिन ऑनलाइन तो मिलना मुश्किल है, ठीक है। हम बताएंगे बिट बाय बिट। हाइड्रोमीटर और पिपेट पढ़ने में कम से कम वो भी 2-2.5 घंटे का क्लास लगेगा, लेंदी है, बिट टू बिट सब कुछ, स्टोक्स थ्योरम वगैरह सब कुछ वहां पे आती है, तो वो समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप उस चीज को समझ सकते हो अच्छे से, है ना। तो वो समझने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। वो कर्व बनाना सीख, वहां पर फिर बहुत सारा सी यू सी सी, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर वगैरह, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। फिर आगे हम बढ़ेंगे कंसिस्टेंसी लिमिट के ऊपर, जिसमें लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। क्या उनका मेजरमेंट, कासाग्रांडे मेथड वगैरह, श्रिंकेज लिमिट का कैसे निकालते हैं, चलता रहेगा कहानी, ठीक है। सो सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो आइए, पढ़िए। ऑल द बेस्ट। ओके, दीज आर द क्लासेस, सो यू कैन ऑल्सो, जो मैंने पहले बोला था, है ना, स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस। ऑल द बेस्ट।